अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जो कैमरे के उस पर बैठे नाज़रीन ने पता होगा, आज हम बात करेंगे ईद कुर्बा की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि अब दिन बाकी नहीं है बल्कि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। ईद कुर्बा जो करीब आ रही है, जानवरों की ख़रीदारी भी उरूज पर जाती जा रही है, भाव ताव हो रहे हैं जनाब। और मवेशी मंडी में कोई अच्छा बकरा पसंद कर रहा है, कोई खूबसूरत गायें पसंद कर रहा है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी काफ़ी इंटरेस्टेड हमें नज़र आ रहे हैं और हर किसी की कोशिश है कि जो मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर है ना, उसकी रस्सी उनके हाथों में हो। मंडियों में दाम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में होता ये कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो जनाब अगर प्राइस नीचे आने चाहिए काफ़ी बढ़ जाते हैं और जब वक्त कम रह जाता है तो जो दाम है वो आसमान से बातें करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि बिल्कुल आखिरी दिन जाएंगे मंडी और जानवर लेकर आएंगे, हाँ। शायद दाम कुछ गिर जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जो कि सुबह फजर के वक्त भी जाते हैं। एग्जैक्टली, वो ईद के दिन, वो कल जाएंगे सुबह। आज तो ज़ाहिर आखिरी दिन है और एट द सेम टाइम वो ममालिक जहाँ पर आज ईद है उनको ईद मुबारक भी हम कहेंगे। बिल्कुल, जहाँ जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी है और जहाँ जहाँ ईद का बाकायदा आगाज़ हो गया है, कुर्बानी हो गई है, नए दिन की पूरी टीम की जानिब से उन्हें ईद मुबारक। और बस कुछ घंटे का इंतज़ार, फिर कल पाकिस्तान में भी ईद होगी और यहाँ पर भी कुर्बानी होगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब कुछ दिन नहीं है बल्कि कुछ घंटे बाकी रह गए। जैसे जैसे शाम ढलेगी, हम हर गली, हर मोहल्ले में, हर चौक पे, हर चौराहे पे देखेंगे हर कोई दूसरे का जानवर देखने जा रहा है। और इसके साथ साथ एक काम और भी हो रहा होगा, कॉल की जा रही होगी कि क्या कसाई से जो आपने कहा कसाई से मुक लिया गया या नहीं मुक लिया गया, टाइम शाइम तय हो गया या नहीं। क्योंकि ये देखे ना, ये ईद वो है कि जब जो कसाई होते हैं ना, ये छुरियां चाकू तेज तो कर लेते हैं बकरे की, गाय की गर्दन पर चलाने के लिए भी, आवाम की जेबों पर चलाने के लिए भी। और जनाब खूब उन्हें पता होता है कि बड़ी ईद है तो बड़ा माल मिलेगा। कराची की मवेशी मंडी में भी भाव ताव तेज़ हो गया है। आज हम अपने प्रोग्राम में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से मुताल्लिक दीन इस्लाम की रोशनी में रहनुमाई हासिल करेंगे कि हमारा दीन हमें क्या बताता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे कुर्बानी के दिन करीब आते हैं, एक नमूद और नुमाइश का सिलसिला बड़ा उरूज पर जाता जा रहा है। हर कोई ये चाहता है कि अच्छा, अगर इसने इतने का ख़रीदा ना जानवर तो मैं इतने का ख़रीदूँ, और फिर उसकी नुमाइश भी होती है। मंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल और साथ ही साथ कसाईयों की मनमानियाँ, जैसे कि शुएब ने भी जिक्र किया, क्योंकि जैसे ही चांद चढ़ता है वैसे ही हम देखते हैं कि छुरियाँ चाकू तेज़ हो जाते हैं और फिर छुरियों के दाम भी बढ़ जाते हैं। और इसमें ज़ाहिर है वो जो घर पे आपने छुरी इस्तेमाल करें ना, कि गोश्त तो आपके घर जब पहुँच जाएगा उसके बाद और छोटे छोटे जो पीसेज आपने करने अपने हिसाब से उसे काट के आपने वो छुरियाँ भी तेज़ होती हैं। आपने जो अपना शेयर है ज़रा उसको अपने प्रॉपर स्टोर करना है, जो फिर ज़रा तकसीम करने का मामला है उसके लिए भी आप लोगों की तैयारियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो शॉपिंग या फॉर दैट मैटर बॉक्सेस, जिस पे कुछ लोग चिट्स भी लगाते हैं, तो वो सब कुछ। और मेरे ख्याल से आज हम अपने प्रोग्राम में दीन इस्लाम की रोशनी में ये भी इस चीज़ पे भी बात ज़रूर करेंगे कि कुर्बानी के गोश्त की जो तकसीम है उसका सही तरीका कार क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कुर्बानी के गोश्त को अपनों में बांट देते हैं कि फ़लानी के बेटी के घर चले जाए, बेटे के घर चला जाए, मेरी बहन के घर चला जाए और मेरे भाई के घर चला जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। तो आज ये सीखने की बेहद ज़रूरत है कि इसमें नाराज़गी का कहीं राज़ी तो अल्लाह को करना है, राज़ी अल्लाह को करना है। और जो इस गोश्त के सही मुस्तहिक हैं, सोचने की बात ये है कि क्या वाकई उन तक उनका हक पहुंच रहा है। और इसके साथ ही साथ जो गोश्त घरों में बच जाएगा उसके चटपटे पकवान भी तैयार होंगे। और ईद कुर्बा पर कौन सा फ़ैशन इन है, कौन सा फ़ैशन आउट है, इस पर भी बात करेंगे हम। और घरों में बारबेक्यू भी होती है, आपके घर में होती है ईद पे बारबेक्यू? बिल्कुल बारबेक्यू होता है। और इस दफ़ा देखिए वीकेंड भी आ रहा है ना, वीकेंड भी आ रहा है, पार्टी होगी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वीकेंड भी है। आप किस दिन इनवाइट कर रही हैं मुझे? जब आपका दिल करे आप बिल्कुल आएँ। आप मेरे घर बारबेक्यू अगर नहीं भी हो रही होगी तो किचन में खुद जाके जो दिल करे आप करना तो मैं ठीक है। आप ईद पे अपने घर में जो मुलाजिम है आप उनको छुट्टी भी तो देते हैं, और आप जिसको नहीं पकाना आता वो क्या करेगा? जिसको नहीं पकाना आता ठीक है, चलें जी। तो बात हम कर रहे हैं एट द सेम टाइम जब बात आपने की महक आखिर में कि फैशन ट्रेंड्स, आपका ईद का ड्रेस तैयार हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है और बहुत जल्दी है पहनने की। वो जो घंटे रह गए ना, वो मेरे हमेशा ईद के घंटे गुजरते हैं, कितने घंटे रह गए जोड़ा पहनने में। तो ठीक है जी, महक वो घंटे काउंट कर रही है कि महक ने वो जोड़ा पहनना है। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं आज में ज़रा चंद घंटे बाकी हैं, कल ईद है और ईद उल अज़हा जब इसकी हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला के दीन के मुकम्मल होने का जश्न है ये दिन। सुन्नत इब्राहिमी की जब हम बात कर रहे हैं, अल्लाह की राह में जब हम कहते हैं ना कि जानवर कुर्बान करना,
तो उस दिन को, उस लम्हे को याद करना होता है, उस वक्त को याद करना होता है कि जब अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया गया, तो वो जो एक कुर्बानी का एक रियल एसेंस होता है उसको फील करने का दिन है ये। उस वाक़े को याद करने का कि जब हमने हज़रत इब्राहीम को देखा कि वो अपने बेटे को, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो अपने बेटे को वो ले आए, और फिर वो सिर्फ जज्बा देखना चाह रहे थे, मोहब्बत देखना चाह रहे थे, और फिर जो है वो दुम्बा जो है वो आया जन्नत से, और किस तरह से कुर्बानी की गई। और ये जो एक सिलसिला है ये तब से चला आ रहा है और तक क़यामत ये इसी तरह से चलता रहेगा। और हमें बार बार कुर्बानी एसार की याद, और इससे जो मुताल्लिक हमारा दीन जो कहता है ये हमें सिखाता रहेगा। किस तरह से अल्लाह की राह में कोशिश, अल्लाह की राह में माल देना, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, अपनी अना की, अपने गरूर की कुर्बानी, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ इंसान को देनी पड़ती है, तभी वो असल मायनों में अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के काबिल होता है। जिस तरह रोज़ा जो है, जब भी हम रोज़े की बात करते हैं हम कहते हैं हमें सब्र, तकवा सिखाता है, ये हमारे अंदर तकवा पैदा करता है, अल्लाह की बंदगी कराता है, रातों को खड़ा रखता है, खुदा के करीब करता है। इसी तरह से जब बड़ी ईद आती है, जब कुर्बानी की बात होती है, तो कुर्बानी की बात तरबियत देती है कि घर से निकलो, अल्लाह की राह में जदोजहद करो, कि इसके बग़ैर ईमान के जो तकाज़े हैं वो मुकम्मल नहीं होते। हर एक चीज़ कोशिश मांगती है, मेहनत मांगती है। तो हमारा दीन भी है, दीन हमारा बड़ा आसान है, लेकिन शायद अब मौजूदा वक्त में हमने उसको मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल, आज का ये जो टॉपिक है सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आज के दिन की मुनासिबत से, क्योंकि ज़ाहिर है अब चंद घंटे बाकी हैं, कल किन बातों का ख्याल हमें रखना है, किस तरह से हमें इस सुन्नत को अदा करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। मजहबी स्कॉलर जमील राठौर साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर थोड़ा सा प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि हर साल ये बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी तो ये होता है कि मालूम नहीं होता, और कभी तो ये होता है हम भूल जाते हैं, कभी तो ये होता है हम गलती कर जाते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ कि जिसने कभी पहले जानवर ज़िबा नहीं किया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए चलो आज तुम खुद छुरी फेरो, जिसने पहले कभी नहीं छुरी फेरी, और वो जब छुरी फेरता है, एक तो ज़रा है उसको पहले से बताना चाहिए कि छुरी तेज़ होनी चाहिए, कैसे आपने छुरी फेरनी है, तकबीर पढ़ने के बाद थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि वो जो कसाई होता है वो साइड पे खड़ा हुआ है, आप खुद छुरी फेर रहे हैं, आप गलत फेर रहे हैं छुरी, अजियत दे रहे हैं जानवर को, फिर कसाई को बीच में आना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर आप ही की गुफ्तगू का तसलसल मैं ये बयान करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला की अजब शान करीमी है कि वो ईद उल फितर अदा करता है बतौर शुक्राना। पूरे महीने जब हम उसकी बारगाह में तक़र्रुब इल्लाह, अल्लाह की नियरनेस हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए जब पूरे माह सयाम के रोज़े रखते हैं, तो फरमाता है कि तुम पूरे महीने मेरे लिए भूखे रहे हो, आज ईद के दिन भूखा नहीं रहना, मेरी तरफ से दावत का एहतिमाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हमें, ईद के दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि अल्लाह की जानिब से वो दावत है। तो अल्लाह बतौर शुक्राना हमें ईद उल फितर अदा करता है, रोज़ों के शुक्राने के तौर पर। इसी तरह ये जो ईद क़ुरबान या ईद उल अदहा है, ये चूँकि हज अल्लाह की राह में कोई करता है और अल्लाह के घर का तवाफ़ करता है, योम आरफा अल्लाह की खातिर वक़ूफ़ करता है, तो बतौर शुक्राना, हाजियों के हज के शुक्राने के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ग़ुलामान मुस्तफ़ा को ईद क़ुरबान का तोहफ़ा अता फ़रमाया। तो ये दोनों अल्लाह की जानिब से तोहफ़े हैं, और इसको तक़र्रुब इल्लाह, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए आप ये जानवर क़ुरबान करते हैं अल्लाह की राह में। जिस तरह फरमाया ना कि ये लन यनाला लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये जो तुम क़ुरबानी करते हो ना, इसका खून अल्लाह की बारगाह में पहुँचता, ना गोश्त पहुँचता, बल्कि हकीकत में इसके ज़रिए की रज़ा हासिल करने के लिए तुम क़ुरबानी करते हो। तो अल्लाह की बारगाह में जो तुम्हारा डेडिकेशन है, जो तुम्हारा इखलास है, जो डिवोशन है, वो अल्लाह की राह में पहुँचता है कि तुमने किस डिवोशन के साथ क़ुरबानी की है। अब बाज़ औक़ात हमें ये महसूस होता है कि कुछ लोग जो है अच्छे जानवर लाकर उनके तज़ीन व आराइश करके उनको घुमाते हैं, तो शायद इसमें रियाकारी हो। नहीं, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि तुम जानवरों को सजाओ, संवारो, और उससे एक मोटिवेशन पैदा होती है, एक तरगीब भी है कि अल्लाह की राह में अच्छा जानवर लेकर आओ। इसलिए फरमाया हस्सिनु दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिगाती मतायाकुम, कि तुम अपने जानवरों को अच्छे फरमा जानवर लेकर आओ,
और उनको खुशनुमा बनाओ, इसलिए कि कल क़यामत में पुले सिरात से गुज़रने की तुम्हारी सवारी होगी है, लिहाजा तवाना और ताज़ा लेकर आओ। हाँ, अगर ये रियाकारी हो कंपटीशन, जी मैं उससे अच्छी लेकर आऊँ, उससे अच्छा जाऊँ, तो ज़िंदगी के हर पहलू में अगर आप अच्छा जोड़ा लेते हैं और ये ईद उल फितर या ईद उल अज़हा में और आपकी नीयत हुई मैं अच्छा नज़र आऊँ तो जायज़ है, लेकिन आपकी नीयत अगर ये हो जाए कि मैं उसको चिढ़ाने के लिए और उससे ऊपर होने के लिए, कमतर दिखाने के लिए, कंपटीशन के तौर पर, मुसाबकत के तौर पर अगर आप वो करते हैं तो ज़िंदगी के हर पहलू में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लिहाजा अगर पॉजिटिव नज़रिए के साथ अच्छा जानवर लेकर आते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करते हैं, तो ये भी अजर सवाब है। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। और अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, आपने कहा कि जानवर पर छुरी चलाना। देखिए, बेस्ट तो ये है कि हर काम इंसान खुद करना खुद करे, बिल्कुल सही बात। मुझे याद आ रहा कि पिछले दिनों हमारे एक अजीज़ थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उनको मोटिवेशंस पैदा हुई कि मैं अपने वालिद का जनाजा खुद क्यों ना पढ़ाऊँ। अच्छा। आप यकीन कीजिए, उन्होंने पूरी रात तैयारी की और सुबह जब खड़े हुए तो इमाम साहब जुज़ बजुज़ ज़रूर हुए, ची बजबी, लेकिन हक़ चूँकि उनका था, उन्होंने जनाजा पढ़ाया, इससे लोगों को तरगीब मिली। लिहाजा अपने हाथों से काम हम करना क्यों नहीं सीखते। तो पहली बात है कि पहली मर्तबा हर इंसान पहली मर्तबा कोई ना कोई काम कर रहा है, जो भी काम करेंगे वो कभी ना कभी पहली मर्तबा ही होगा। तो आप कसाई से रहनुमाई करें, इसलिए कि वो टीचर है उस वक्त आपका, ठीक है ना। दाएं पहलू जानवर को क़िबला रूह होकर लिटाएं। और इस्लाम ने कहा कि छुरी बहुत तेज़ होना चाहिए। इस्लाम ही हरगिज़ नहीं चाहता कि उसे तकलीफ़ दी जाए जानवर को, इसलिए सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी से पहले जानवर को खड़ा करो, अच्छा तरह खिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ, और उसको उस पहलू से, ऊँट को हम खड़ा है तो उस सूरत में उसको छुरी मारते हैं, इसलिए कि उसको आसानी ये पैदा होती है, आसानी। और दूसरे जानवर हैं उनको हम लिटाते हैं क़िबला रूह, दाएं पहलू से लिटाकर, और फिर क़िबला रूह, और उसके ये यहाँ पर कैरोटिड आर्टरीज गुजर रही होती है जो दिमाग तक खून लेकर जाती हैं। लिहाजा ये नहीं कि यहाँ से आप छुरी फेर दो, नहीं, बिल्कुल हलक, यहाँ से उसकी कम से कम 4 महीने, और पूरा धड़ भी अलहदा ना करो, पूरा सर भी अलहदा ना, इससे भी तकलीफ़ होगी, और इससे वो जो खून है सर्कुलेशन वो बाहर पूरी तरह नहीं निकल पाएगा। लिहाजा फरमाया कि रगे अच्छी तरह कट जाए तो उससे रहनुमाई लें, कसाई आपको अच्छी तरह पकड़ लेता है, और आप बिस्मिल्लाह करके अच्छी तरीके से छुरी चलाएं ताकि अल्लाह तबारक व तआला को ताकत और तवानाई भी आता फरमाए। और एक मुसलमान है, उसे पता है कि अगर मैंने जिहाद में जाना पड़ गया और मैंने कभी चिड़िया भी नहीं मारी तो वो क्या करेगा। तो इससे ये भी सबक मिलता है अल्लाह की राह में, मैं इसलिए कि जिहाद के साथ क़ैद है फ़ी सबीलिल्लाह, ये नहीं कि हर कोई गैरों को मार दे कि जनाब उसमें फ़ी सबीलिल्लाह की क़ैद है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दी जाए उन्हें मुर्दा न कहो, तो फ़ी सबीलिल्लाह की क़ैद है। तो अल्लाह की राह में जब ऐसा काम करना पड़ जाए तो यकीनी तौर पर आपके दिल में मजबूती आती है, अल्लाह की रज़ा मिलती है। और जहाँ तक तक़सीम करने का मामला है तो बड़ा आसान है। अच्छा, कभी कभी आप ये सोचते हैं कि साहब ये क़ुरबानी ही क्यों की जाए जानवरों की, बाज़ औक़ात जहन में ये भी होता है कि किसी गरीब की मदद कर दी जाए, और ये बाज़ इंटेलेक्चुअल्स ईद के दिनों में ख़ास तौर पर एक्टिव हो जाते हैं ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़े इंसान हैं, पूरे साल इंसानियत सोई होती है, लेकिन अब इंसानों का रहनुमा बनकर आए। पहली बात तो ये कि जनाब हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बातों को भी मानना है, बेशक, वरना ये सवाल भी उठा कि अल्लाह को क्यों मानते हैं। भाई अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की बातों को भी माने। पहली बात तो सिंपली ये कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, दैट्स ऑल, कोई दलील कोई लॉजिक नहीं। लेकिन अगर आप लॉजिक और दलील लाते भी हैं तो सूरत हाल ये है कि जानवर को ज़िबा करके आप, मैं समझता हूँ पहला तो हिस्सा आपका है, लेकिन पहला हिस्सा उनका क्यों ना रख दें जो पूरे साल पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, कभी उन्होंने उनका ही होना चाहिए। लिहाजा अगर बजाय डीप फ्रीजर, आपने देखा होगा कि मार्केट में जाए आप, ईद से पहले डीप फ्रीजर बिक रहे होते हैं, डीप फ्रीजर इस तरह बिक रहे होते हैं कि बिल्कुल आप बिलीव कीजिए कि आप मार्केट में जाएं तो बजाय पार्किंग के पार्किंग एरिया में डीप फ्रीजर लगे हुए। भाई क्यों ऐसा है? कहा कि जनाब डीप फ्रीजर के ख़रीदारी का सीज़न ही होता है। तो मैं हैरान अंगुश बदंदा रह जाता हूँ कि आप कुर्बानी इसलिए करते हैं कि अपने डीप फ्रीजर भर दिए जाए, हालांकि जायज़ है, लेकिन एक होता फतवा, एक होता तकवा। क्या फतवा की रूह से तो जायज़ है, लेकिन तकवा की रूह से जायज़ नहीं है। हालात को देखते हुए जायज़ नहीं। उन रिश्तेदारों के पास जाएं जो आपको पता है, नोन है कि इनके पास खाने के लिए माल नहीं है, कमज़ोर है माली तौर पर, सबसे पहले उनके पास जाए, अपने पड़ोसियों के पास जाए, और फिर उसको वो बेहतरीन गोश्त
ऐसा होता है ना आमतौर पर कि कसाई से कह दिया जाता है फरमाइश कि यार ये वाला गोश्त जरा हमें अलग से कर देना। ऐसा होता मैं तो है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम चाहते हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए तो अपना बेहतरीन माल अल्लाह की राह में खर्च करो। लिहाजा बेहतरीन हिस्सा जो जानवर का है जिसे आप पसंद करते हैं वो उसको जाकर दीजिए। फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल क़ानिया, जो मांगता नहीं है, सफ़ेद पोश है लेकिन ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद है, आपको उसके चेहरे से पता चलता है, उसके चेहरे से पता चल जाएगा तुम्हें। बिल्कुल सही फरमाया। तो उसको जाकर अगर देंगे तो ये याद रख लीजिए आपने फ़लसफ़े क़ुरबानी को अचीव कर लिया है। अब आपने अल्लाह की रज़ा को पा लिया। क़ुरबानी तो अल्लाह की रज़ा के लिए है, ऐसा ही है। और अल्लाह की रज़ा के लिए एक मुसलमान जो है सरगर्दा है तो यकीनी तौर पर अगर बजाय रिश्तेदारों को ज़रूर दें उनकी नाराज़गी। और मैं तो ये समझता हूँ आजकल अगर कराची की बात करें, लाहौर की बात करें और दीगर शहरों की बात करें तो शहरों में मुतमव्वल लोग ज़्यादा हैं। माजी में अगर मैं देखता हूँ तो किसी एक रिश्तेदार ने क़ुरबानी की होती थी, बाकी अफोर्ड नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये जो कुर्बानियों के हिस्से भी आ गए और मुख्तलिफ चैरिटी, गाय में आप इतना हिस्सा डाल रहे हैं, इतना हिस्सा और उसको मिनिमाइज कर दिया गया, तो हर घर में ही कमोबेश कुर्बानी कर रहे होते। लेकिन उसके बावजूद भी हर अमीर महल्ले के साथ आपने देखा होगा एक कच्ची आबादी ज़रूर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपके कच्चे मकान वालों को ज़रूरत नहीं है तो कच्चे मकान वाले चलकर कच्चे मकान वालों की तरफ जाएं और उनको जाकर तकसीम करेंगे तो आप यकीन जो राहत, तमानीत और सुकून मिलेगा वो आपको पूरे साल जो है वो किसी भी अच्छी चीज़ का मज़ा हासिल करने से नहीं मिल सकता जो तब मिलेगा। यही फ़लसफ़ा, यही रूह है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनके बारे में शायद हमारी आवाम को इतने अच्छे तरीके से नहीं पता होता। कुर्बानी के हवाले से स्पेशली अक्सर मवेशी पर छुरी रखते हैं मालिक और फिर तकबीर पढ़ते हैं, फिर छुरी कसाई फेरना शुरू करते हैं। इस पूरे अमल के दौरान क्या तकबीर पढ़ते रहना चाहिए आपको? जी हाँ बिल्कुल। जब वो छुरी जब तक चल रही है नरखरे पर तो उस वक्त तक आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक से कई मरतबा ज़्यादा पढ़ें, ताकि जिस तरह अल्लाह का हुक्म है कि वक्त ज़िबा जानवर पर अल्लाह का नाम होना चाहिए। वमा उहिल्लु लिगैरिल्लाह, उहिल का मतलब है शोर, इसी से हलाल निकला है। हलाल माने चांद, जब चांद निकला शोर मचाए चांद हो गया, चांद हो गया। तो इसी तरह बुलंद आवाज़ से अल्लाह का नाम आना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और जब आप मांग लें उसको कुर्बान कर लें तो फिर आपके जितने भी हिस्से अल्लाह से दुआ मांगे कि रब्बे कायनात इस कुर्बानी को हमारी जानिब से कबूल फरमा, या एक से ज़ायद हिस्से तो इन की जानिब से कुर्बानी को कबूल फरमा। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग जो कि कुर्बानी नहीं कर पाते माली इस्तात की वजह से, तो अल्लाह के प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजब अंदाज़ रहीमी है कि हदीस मुबारक में आता है अक़रनैनी अमलहैनी मौजुआइनी, हुज़ूर ने दो दुम्बे ज़िबा किए, वो जो चित कबरे थे, बग़ैर सींग के थे। और आपने जब वो उनको ज़िबा किया तो पहली क़ुरबानी की तो दुआ मांगी अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, रब्बे कायनात इसको मेरी जानिब से कबूल फरमा। अब जब दूसरी क़ुरबानी की तो फरमाया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन जमीई उम्मती, अल्लाह इस क़ुरबानी को मेरी जमी उम्मत की जानिब से मकबूल व मंजूर फरमा। अब वो लोग जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये हदीस मुबारक सुनकर मसरूर हों, खुश हों, इंजॉय करें, मज़ा लें कि उनकी जानिब से अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब ने कुर्बानी कर दी है। और हमारे दीन में तो हर चीज़ को बड़ा बैलेंस रखा गया है। ये तो हमने अब अपनी आसानियों के लिए शायद चीज़ें मुश्किल कर दी हैं। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन बहुत सारे जिनके जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं अब उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताए थे कुछ ऐसे कसाई होते हैं जो अनाड़ी होते हैं और वक्ती कसाई बन जाते हैं। अनाड़ी कसाई तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर हम आपको मिलवाएंगे फैसलाबाद के मोटरसाइकिल मैकेनिक उस्ताद मुनीर से, जो इंजन तो क्या हर चीज़ जो है मुझे लगता है उनके बाएं हाथ का काम है और इंजन की तरह बकरे भी चंद मिनटों में अलग अलग कर देते हैं। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? अब्दुल अहद की रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बेटा वो कार्बोरेटर खोलो उसका। ये हैं उस्ताद मुनीर, जो हैं तो मोटरसाइकिल मैकेनिक, मगर इनका दावा है कि वो बकरा तो ऐसे ही है मेरे लिए जैसे एक कार्बोरेटर खोल देना। फैसलाबाद झाल पुल के नीचे दुकान पर आजकल इनका ज्यादातर वक्त छुरी बुगदे तेज करने पर ही गुजरता है। अजीम है पुत्र नहीं खोलता, बुगदा ला रहा है ना, काट दे। मोटरसाइकिल का 20-25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो बाप दादा भी करते हैं, प्रोफेशनल कसाई हूँ मैं। जैसे मोटरसाइकिल झटपट में खोल देता हूँ ऐसे ही बकरे और गाय बछड़े को खोल देता हूँ। इस मौसमी कसाई से अपने जानवर की खाल उतरवाने वाले भी कम नहीं। सर पहले दिन का टाइम दे दें हमें।
ये पहले दिन का टाइम नहीं है भाई। सर हम आपके रेगुलर कस्टमर है, बाइक का काम हमारी जितनी बाइक से आप काम करते हैं उनका। नहीं पहले दिन नहीं, दूसरे दिन की बनवानी था। जितने पैसे कहते हैं उतने पैसे देते हैं आप। नहीं सारा पैसों का मसला नहीं, ज़ुबान दी है सारा। जितने प्रोफेशनल कसाई हैं सभी ने बुकिंग कर ली है। अभी ये बाइक स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं भाई, साथ में कसाईयों का करते हैं। अब इनके पास हम आए मजबूरन। उस्ताद मुनीर पहले दिन बकरा 5,000 जबकि गाय और बैल की कुर्बानी 15,000 वसूल कर रहे हैं। ईद करीब आते ही मौसमी कसाईयों की तो बरसात हो जाती है। मोटरसाइकिल मैकेनिक भी ईद पर पाना चाबी पकड़ने की बजाय छुरियां चलाएंगे। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं सियालकोट, क्योंकि यहाँ पर छुरी की दुकानों पर शहरियों का रश लगा हुआ है। आ रहे हैं, अपनी छुरियाँ तेज़ करा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त एक दुकान में मौजूद है, उनकी जानिब चलते। जी शहजाद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है छुरियों की खरीदारी और पुरानी छुरियों को तेज़ करवाने का काम होता है। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं उसी दुकान पे और यहाँ पर धड़ाधड़ जो पुरानी छुरियाँ वो तेज़ की जा रही हैं और साथ ही जो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो छुरियों की खरीदारी के लिए यहाँ पहुँची हुई है। शहरियों का शिकवा है कि जो छुरियाँ तेज़ करने वाले हैं, जो नई छुरियाँ उनके रेट जो है वो इन दोनों में बढ़ा दिए जाते हैं। मैं आपको 3 छुरियों के रेट जो है वो बताता हूँ। ये छुरी है, सबसे बड़ी है, इसका रेट 500 से 550 रुपये है। इससे छोटी है ये है 400 और जबकि इससे छोटी है ये 350 रुपये में फाइनल में ये फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि जो छुरी तेज़ करवाने का काम है, छुरी जो तेज़ करवाने के लिए 30 रुपये, जबकि बुगदा तेज़ कराने के 70 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। यार भाई बताओ कितना रश है आजकल? जी हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है, हमें काम इतना ज़्यादा कि हम सुबह जल्दी आते हैं, शाम को 11 12 बजे तक जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि दुकानदारों की भी चांदी है। उनका यही कहना है कि काम बहुत ज़्यादा है, वक्त इनके पास कम है। वो दिन रात जो है वो दुकान को खोले हुए हैं और काम कर रहे हैं। जी बेहद शुक्रिया जनाब आपका। तो हम बार बार एक बात इसलिए कह रहे हैं, वक्त का मुकाबला सख्त, वक्त वाकई बहुत कम है जनाब, और हर कोई ये चाह रहा है कि अच्छा और प्यारा सा जानवर उनके घर के बाहर मौजूद हो। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मंडी की रौनकें अपने उरूज पर है, भाव ताव में तेज़ी आ चुकी है। क्या आखिरी दिन मवेशी कुछ सस्ते हुए हैं या नहीं? क्योंकि जैसा कि शुएब ने भी कहा था कि कुछ लोग बिल्कुल आखिरी दिन पर जाके ना मवेशी खरीदते कि शायद रेट नीचे आ जाए, और क्या व्यापारी जो हैं वो रेट गिराने को तैयार हैं? व्यापारी तो लगता है कि बिल्कुल तैयार है ना, क्योंकि वो हमने आपको याद होगा अपने एक प्रोग्राम में वो कुछ लाखों रुपए वाले जानवर की भी बात की थी, बादशाह जिसका नाम था। तो मंडी ट्रेंड पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रजा साहब ने। यावर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम रह गया, सिर्फ चंद घंटे ही हैं, और जिस घर में बच्चे होते हैं ना ज़्यादा शौक होता है कि जल्दी जल्दी जानवर आए, वो जानवर को घुमाएं फिराएं खिलाएं पिलाएं। तो आज मंडी में क्या ट्रेंड चल रहा है? रेट में कमी आई है या फिर रेट बढ़ गए हैं? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, समा का, और आप लोग पूरी इस मंडी के टेन्योर में इस 40 दिन के सफर में साथ साथ रहे मंडी के। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी का इजहार कर दूं। अभी आपने पूरे मुल्क से लोगों से व्यूज लिए, तो मुझे ये फील आया कि ये सुन्नत इब्राहिमी, जो मैं पहले से इस बात पे बार बार एम्फसाइज करता हूँ, ये सुन्नत इब्राहिमी जहाँ एक हमारे लिए रिलीजियस मूवमेंट है, इसके साथ साथ इकोनॉमी का भी पहिया चला। बिल्कुल, जैसे कि आपके अभी सियालकोट से भी उन्होंने कहा कि दिन और रात लगे हुए हैं और हम काम है हमारे पास। तो इस कोविड के इस 1.5 साल के टेन्योर के अंदर या 2 साल के अंदर हमें ये अब मैं ये सुन के बड़ी खुशी फील हो रही है कि चलें ये इस सुन्नत इब्राहिमी की वजह से ही इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं आपको कराची की मवेशी मंडी के बारे में बता दूं। बिल्कुल हम व्यापारी खुले दिल के साथ कराची वालों का इंतजार करें, और जितने प्राइसेस डाउन होने थे, एक तो बारिश की वजह से भी जहाँ खरीदारों को फायदा पहुंचता है, और मैं समझता हूँ कि व्यापारी भी उतने खुले दिल के साथ लोगों के लिए कम प्राइसेस के साथ बैठे हुए। अभी कुछ ही चंद घंटे रह गए और मैं समझता हूँ कि मंडी इस वक्त 90% खाली हो चुकी है। हमारे पास 6.5 लाख जानवरों की गुंजाइश है, जिसमें से मैं अभी समझता हूँ कि 5.25 लाख जानवर बिक चुका है। तो माल भी इतना ही कम रह गया है। जबरदस्त यावर साहब, फिर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि माल तो बिक गया काफ़ी हद तक, अभी भी ज़ाहिर है चंद घंटे बाकी और माल बिकना है। इसका मतलब ये भी हम समझें कुछ भी व्यापारी बड़े खुशी जिस उम्मीद के साथ आए थे बड़े शहर में जानवर फरोख्त करने के, जिस जानवर को बड़े प्यार से मोहब्बत से पाला था, अब बेच के बड़े खुशी वापस जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे थोड़ा सा आप
देखेगा ना, आप व्यापारी से पूछें तो वो पिछले 10-10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं। कोई व्यापारी आपको मिलेगा कि मैं 4 साल से यहाँ पे आता हूँ। कराची की मंडी वो वाहिद मंडी है जहाँ पे उसको हर सोशो इकोनॉमिक क्लास का खरीदार मिलता है। बिल्कुल, उसको A क्लास से लेके तो C क्लास से लेके हर तरह का, तो उसका माल हर सूरत खट जाता है। ठीक। और यावर साहब, लास्ट में मैं एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो एक जहनियत है कि अच्छा ठीक है, जिस दिन ईद है उस दिन अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे, शायद हमें मवेशी थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, ये वाकई ऐसा होता है? क्योंकि अगर ऐसा हो तो मैं फिर आज शाम को निकल सुबह चली जाऊँगी। अच्छा, ऐसे दो इसके क्या कहते हैं साइड्स हैं, या तो माल मिल जाता है और या फिर आपको बगैर किसी चीज के लौटना पड़ता है, और फिर या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, नहीं होता लेना पड़ता है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आ जाए। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में मैंने 99% लोगों को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा है। मंडी बहुत स्पीड में है, जिस स्पीड से माल जा रहा है, मैं कहता हूँ कि तो इसका मतलब ये हुआ कि शाम को चले जाएं, अभी चले जाएं, अब वक्त कम है। बारिश हाँ, प्रोग्राम कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे। यावर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू कर रहे थे आप लाभ, जैसा कि हम कह रहे हैं कि कल ईद कुर्बा है, तो जो बच्चे हैं वो भी बड़े खुश हैं, और आगे चल के हम यकीनन बच्चों की खुशी के बारे में भी बात करेंगे। घरों में क्या पकेगा कल, खवातीन ने क्या प्लान कर लिया, ये भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जनाब। अब जरा बात करेंगे अपने मुल्क की बेटियों की, बहनों की, जो कि किसी से कम नहीं है हर मैदान में। मतलब आप सिर्फ नाम लें और मैं उस लड़की का नाम लूंगी जो उस मैदान में आ गया। हर मैदान में हमें आगे नजर आती है। अब हम आपको मिलवाएंगे कराची की ऐसी तालिबा से जिन्होंने गुलाबी बकरे पालकर सबको हैरान कर दिया है। मतलब आप सोचोगे कि आज शहरों में भी क्या लड़कियां बकरे पाल सकती हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अक्सर वो घरों में होता है ना कि अगर बच्चा ना पढ़ रहा तो कहते हैं मैं तेन बकरे ला के देने, बकरे पाल जाके या लड़कियों को कहते हैं तुम्हारी शादी कर देंगे, या कहेंगे तू जानवर पाल, तुझे मतलब पढ़ाई से कोई रुग़बत नहीं है। ये नहीं पढ़ती थी इसलिए अब्बा ने बकरे ले दिए। मुझे तो लग रहा है कि ये एक नई एग्जांपल सेट की गई है कि एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक मॉडर्न लड़की है, अप टू डेट लड़की है, बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है उसकी, और वो इस फील्ड में है, लाइव स्टॉक की फील्ड में। कैसे आई, वीडियो में दिखा रहे हैं ना कि किस तरह प्यार से बकरे बहुत क्यूट है ना, बकरे इतने माशाल्लाह प्यारे हैं। मवेशी पालना, उनकी देखभाल करना और लाइफ स्टॉक का कारोबार करना अमूमन हम ये समझते हैं कि देहाती ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मगर जब हम कराची जैसे शहर की बात करते हैं, तो जब हम बात करेंगे कराची में एक लड़की जो है वो ऐसा काम करे, तो यकीनन जो कैमरे के उस पार बैठे हैं, जो सुन रहे हैं या जो सोचे थे आज मंडी जाना है, तो वो हैरान होंगे कि भाई वाकई लड़कियां ये भी काम कर सकती है। 19 साल तालिबा हैं ये सानिया मुनीफ, और तालीम के साथ साथ लाइफ स्टॉक का कारोबार भी कर रही हैं। अम्मा अब्बा का हाथ बटा रही हैं जनाब। गुलाबी बकरे और उनकी देखभाल करना कि इनका शौक था या फिर घर में माहौल ऐसा था कि उन्होंने कहा कि मैंने काम करना है, या अब्बा ने कहा चल पुत्र, अब इससे ये कर लो तो आगे ला दो, मुझे पता एग्जैक्टली। तो हमारे साथ है जनाब सानिया मुनीफ और उनकी वालिदा सूफिया मुनीफ। आप दोनों को कहेंगे वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहनें हैं तो आप यकीन करेंगे माँ और बेटी हैं। इसीलिए शेफ ने पहले कहा था कि सानिया और उनके साथ उनकी वालिदा भी मौजूद है। मैंने तभी से पहले क्लियर किया कि उनकी वालिदा माशाल्लाह आप वेरी यंग, आप भी। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ बात किससे, तो मेरा ख्याल माँ से बात पहले करते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है ये फॉर श्योर पेरेंट्स की गाइडेंस ऐसी होती है, उनका वो जो बच्चों को ब्रॉटअप करने का तरीका होता है, उनको एक मोटिवेट करना होता है, वो बहुत अहम है बात। क्योंकि पेरेंट्स की इजाजत जब तक नहीं होगी, आप बकरा के बिल्ली का बच्चा भी नहीं घर में लेके इजाजत से हुआ या हुक्म से हुआ है, यही मैं पूछ रही थी। तो मुझे बताएं सोफी, ये सानिया का जो शौक था ये बचपन से था, ये किस तरह से पैदा हुआ? एक्चुअली ये जो बकरीद का सीज़न होता था तो ये वेकेशंस होती थी बच्चों की, तो थोड़ा देख के शौक हुआ। कुछ मुझे भी शौक था, इनके बाबा को भी शौक था। अच्छा। तो फिर इनका कुछ शौक हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। ओके। तो ये जैसे आपने कहा कि आपका भी शौक था, तो क्या घर में ऐसा माहौल है कि जानवर पाले जाएं? नहीं, हमारा इस तरह था कि सीज़न पे जो आते हैं बकरीद पे, अच्छा वो थे, कुछ पेट्स वगैरह घर पे होते थे। लेकिन वो थोड़ा सा शौक उनको कुछ क्लिक किया और वो थोड़ा उस फील्ड में आगे आए। वो कहते हैं ना कि अम्मा को देख के ना बेटी 10 हाथ आगे निकल जाती कि अच्छा मेरी माँ ने किया ना तो मैं माँ से भी बेहतर करूँगी, या फिर 10 हाथ पीछे। जैसे मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम खाना पकाने में बिल्कुल अपनी माँ पे नहीं। सानिया, आप मुझे बताएं, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप काम करिए, और जितने लोग ये जानेंगे कि अच्छा आप कराची से हैं, किसी देहात से नहीं है, तो वो कहेंगे वाकई यार शहर की लड़कियां जो है वो ये भी काम कर सकती है। सो पढ़ाई के साथ ये काम करना कितना मुश्किल है? मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट था इसमें, तो डेफिनेटली वो फिर मज़े का हो गया, एंजॉय करा उसको।
इसका ये था कि मेरे पास शुरू से कोई ना कोई पेट, स्नेक्स, डॉग्स, हॉर्सेस, डिफरेंट पेट्स। स्नेक भी रखा एक दफ़ा। आयशा, डर नहीं लगता? पाइथन बिल्कुल भी नहीं। पाइथन अच्छा, लाई तो नहीं है ना साथ? ठीक है, अब नहीं है। अब नहीं है। सानिया, मुझे थोड़ा सा बताएं, आप ए लेवल्स कर रही हैं, उसके साथ कंप्लीट हो चुका है लेवल्स, व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स द प्लान? स्टार्ट किया, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया वो आपका। तो ऐसे ऐसा होता है कि किसी सहेली को बता रही हो, हाँ, वो पूछते क्या कर रही हो फ्री टाइम में, जिस तरह वो तो कहें जी हम तो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हम डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप कहें मैं बकरे पाल रही हूँ। ऐसा होता है? हाँ, वैसे मैंने खुद नहीं बताया था, बट इवेंचुअली उन्हें खुद पता चल गया, बिकॉज मैं ओ लेवल में थी। अब लाइक 4th ईयर स्टार्ट हो जाएगा अगस्त में, तो उस टाइम मैंने किया था, स्कूल में थी, उसके साथ स्टार्ट किया था। लेकिन अब इवेंचुअली फ्रेंड्स को खुद ही पता चल जाता है कि अच्छा सानिया जो है बकरों का काम कर रही है। तो अभी ये ईद के दिनों में कोई खरीदार आया कि किसी ने कहा सानिया अच्छा तुम बकरों का काम करो ना, मैं तुम्हारे से खरीदूंगी। हाँ, होता है ऐसे? तो कितने नहीं, मेरी एक फ्रेंड ने तो बोला है कि तुम्हारे साथ मिलके पार्टनरशिप में करते हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड। अच्छा, ये वैसे अच्छी वाली दोस्त थी, वरना दोस्त आपको कहते हैं कि वो अब्बा ने बकरा लेना, जरा सस्ता सा दे दो। नहीं, उसने कहा था कि इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप ऑफर की? नहीं, मैंने कहा मैंने पार्टनरशिप ऑफर कर दी। पार्टनरशिप ऑफर कर दी, क्या बात है। थोड़ा सा रूटीन बताएं, सुबह से लेकर रात तक रूटीन क्या है आपकी? क्योंकि स्टडीज़ के साथ कि मैंने ओ लेवल्स देन ए लेवल सब साथ साथ चला, तो वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन ये है कि स्टार्ट के 6 months 1 year बहुत ज़्यादा लॉस था, कुछ बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग कितना लॉस हुआ था? लॉस ये था कि मैनेज करना नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डिजीजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। लाइक जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज थे वो डाई हो गए थे। अच्छा, तो इस तरह वाले। ये आपने जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल खुद किया या फादर की सपोर्ट, मदर की सपोर्ट, या किसी की सपोर्ट ली के सिस्टम पूरा इंस्टॉल करें? परमिशन मिल गई थी, बाकी खुद किया। बाकी ये था कि बाबा ने थोड़े से चैनल्स वगैरह, बिकॉज गांव में वहाँ पे आई डोंट नो पीपल, तो वहाँ पे बाबा ने उनसे कनेक्ट करवाया, बात करवाई, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ थी और ज़रूरत थी, और उसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प भी मिली। बट ऑन फील्ड खुद। लेकिन उसमें जब आपने सोच लिया अच्छा ये तो करना है, और करना गुलाबी बकरों का काम है, तो उसके लिए फिर आपने क्या किया? स्टार्ट में जो था उसमें सिर्फ लाइक नॉर्मल गोट्स रखी थी और डिफरेंट पेट्स थे, बट बाद में फिर यूट्यूब पे एक देखा था, एक से इनके बहुत फेमस है, उनका देखा था। उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि ये एक ब्रीड है, तो एक्सपेंसिव ब्रीड थी है, तो फिर मेरा था कि इस पे आप काम करना। अच्छा, अभी बताइए, एक वीडियो ना बार नजर भी आ रही है, मतलब इतने प्यार से वो फीडर पे ला रही है ना उस बकरे को, और बकरा भी ना कह रहे हैं यहीं से बस हमने बैठ कर आराम से खड़े होकर फीडर पीना। ये बकरा कितना को फीडर पी लेता है? अच्छा, ये वाला जो है ये स्पेसिफिक ये मेरा अपना है, ये सेल का नहीं है। ओके, क्योंकि ये मेरा प्यार से इसको फीडर पिलाया जा रहा है, ये रिकग्नाइज करता है। अच्छा। मैं जाती हूँ तो आ जाता है, मतलब ये कितने साल का है? ये भी 2 months का। 2 months का? हाँ शुभ 2 months का है वो बकरा इंसान नहीं है। तो वाकई? हाँ, वो वाकई 2 months का है। अच्छा, मुझे ये बताएं अभी आपके पास कितने बकरे हैं? 2 months, 1 मिनट, 2 months का लेकिन कितना बड़ा है? जी, ये वाला ये मैंने 2 month का लिया था, ये अभी कोई 2.5-3 months का हो गया है, लेकिन ये 2 months का। अब जब हम प्रोग्राम खत्म कर लेंगे ना, आप प्लीज शेब को लेके जाएगा, इससे मिलवाएगा ताकि इन्हें तसल्ली हो जाएगी ये इतने का नहीं है। ओ, इंसान के बच्चे तो हमारी अपनी छोटे-छोटे हो रहे हैं, बकरे के बच्चे तो बड़े-बड़े हो रहे हैं। तो कहते हैं बकरे का बच्चा इंसान। फिर भी मैं अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे अपने फार्म की ब्रीड है ये वाली, इसलिए जरा साइज में बढ़ाइए। ये तो अभी कितने बकरे आपके पास? अभी इस वक्त कुर्बानी के जो है, कुर्बानी के हमने 650 एनिमल्स इस ईयर प्रिपेयर किए थे। 650, और अब जैसे अब कल ईद का है तो अब बिल्कुल ऑलमोस्ट बिक गए हैं, ऑलमोस्ट सारे बिक गए हैं। 650 में से तो ये जब खरीदने आते थे, बार्गेनिंग होती थी, कुछ मुश्किल आती थी? अम्मा से कहती थी कि ये तो बड़ा कम दाम बता रहे हैं, क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में इसलिए था कि गुलाबी का लोग नॉर्मल जो गोट्स की प्राइसेस होती हैं उसी से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो कंपेरेटिवली कम होती है, 20, 25, 15 का भी आपको मिल जाता है, तो उससे वो कंपेयर कर रहे होते हैं। बट गुलाबी लाइक हम लोग वही एक्सपेंसिव ब्रीड है, वैसे एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इसकी ब्रैकेट क्या है? लाइक जो हमारे पास होता है, जो आपके पास होते हैं, हमारे पास 50,000 से लेके 2 लाख तक होते हैं। ओके, ज़बरदस्त। थोड़ा सा आप बताएं कि इनके इस शौक के अलावा जो हम देख रहे हैं ना, और पेट्स भी पाले हुए हैं और जो रूटीन उनकी देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल मुतमईन है कि ठीक है बेटा बिल्कुल जो है ना सही डायरेक्शन में जा रहा है? अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा शौक था, तो हर थोड़े दिन बाद ये होता था मामा मैं ये पेट रख लूँ, मैं ये पेट रख लूँ। फिर वो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता था परमिशन देने के लिए। जब इन्होंने थोड़ा अपने शौक को आगे बढ़ाया, मैंने कहा बेटा फार्म पे अपने जो ज़मीन है हमारी है आप वहाँ पे रखो। तो उन्होंने वहाँ रखना शुरू किया, तो वहाँ तो इनको बिल्कुल आज़ादी मिली, तो ये और एनिमल्स बढ़ाती गई। तो बहरहाल एक मेन चीज़ होती है कि परमिशन, पेरेंट की जो सपोर्ट होती है, मोटिवेट करना होता है। तो मैं भी स्पोर्ट्स से मेरा काफ़ी रहा ताल्लुक, हॉकी प्लेयर रही हूँ, हाई जंप गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सब कुछ। तो मेरे टाइम पे मुझे बचपन में जो एक चीज़ होती थी कि थोड़ा परमिशन का, से मामा डरती थी कि लड़कियों कोई चोट ना लग जाए, कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाएगा, धूप में नहीं जाओ, ये वाली चीज़ें।
तो उस वक्त मैं जो फील करती थी ना, तो मैं उसके लिए सानिया के लिए अब सोचती हूँ ना कि मेरी अम्मा से कहती हैं। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि इसको इतनी एफर्ट्स ना करनी पड़े, वो वाला फेस जो है परमिशन वाला, तो मैंने बल्कि और मोटिवेट किया इसको ना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब माएँ बेटियों को मोटिवेट करना शुरू करें या सपोर्ट करना शुरू करें, फिर मुझे लगता है कोई नहीं दरमियान में आता, कोई नहीं रोकता। पेरेंट्स की सपोर्ट जब हो तो फिर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सानिया इतनी जो कॉन्फिडेंट और इतनी, मैं कहता हूँ कि इन स्किल्स के साथ हैं, उसके पीछे आपका हाथ तो लेकिन बचपन से अपब्रिंगिंग आपने कैसे की, इनको स्पोर्ट्स की तरफ कैसे लेकर आपको इतना एक्टिव इन्हें कैसे बनाया आपने? बच्चे बिल्कुल, मैं कहती हूँ जो ब्लैंक कैनवस होता है ना, इस तरीके से होते हैं। थोड़ा सा आपको उनको एक डायरेक्शन देना होता है, टैलेंटेड होते हैं खुद, बिल्कुल उनका वो चीज़ सामने आती है, थोड़ा आप उनको पुश करें, तो बस थोड़ा बात है, बाकी मेहनत माशाल्लाह इनकी। तो सानिया की तो हमने देख लिया कि माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से वो काम भी करी और इंशाल्लाह आगे मज़ीद करेंगी। तो इसके अलावा सानिया के बहन भाई और भी हैं? जी, इनकी सिस्टर हैं, छोटी है वो भी इसी तरह इसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है? नहीं, उनको मैं मेडिकल साइड पे ला रही हूँ, मेडिकल साइड पे इनका बिजनेस साइड है थोड़ा। मैंने ये सुना है कि जब ये छोटी थी तो आपने इन्हें पानी में फेंक दिया था। जी, स्विमिंग इनको मैंने 2.5-3 साल की उम्र में सिखा दी थी, बिल्कुल। अब ये वो बन गई ना सनसनी खबर, जानिए सानिया को बचपन में पानी में क्यों फेंका? सानिया को बचपन में उसकी माँ ने आखिर क्यों पानी में फेंका? ऐसी क्या बात हुई थी? अम्मा जो है वो स्विमिंग सिखा रही है, 2.5 साल की प्यारी सी बच्ची, लेकिन माँ ने पानी में फेंक दिया। ये माँ संगदिल नहीं थी, ये माँ बहुत प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, सिखाने वाली थी। कि वो अपनी बेटी को, और माशाल्लाह बेटियों की जो ग्रूमिंग है वो ऐसे ही होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है हर चीज़ में। ऐसी ही सपोर्ट फादर की साइड से भी मिली? जी बिल्कुल। या उन्होंने कहा नहीं बेटी है, नहीं ऐसा करो, नहीं कर जाते हैं ऐसा, है ना? कोई भी नहीं करते। मेरे तो अब्बा करते थे। मैं किचन में जाती थी तो मैं भागती थी किचन से कि मैंने आटा नहीं गूंदना, तो मेरे अब्बा कहते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ना गुनवाना। ऐसा होता है? नहीं, मेरे हस्बैंड भी बाहर से अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करके आए थे, अमेरिका रहे काफ़ी साल, तो वो भी मतलब इतने नैरो माइंडेड या इस तरह नहीं है, बच्चियों के राइट्स और सब देख के। और तो सानिया किचन में जाती हैं, किचन का काम शाम आता है? किचन वाला साइड थोड़ा मैंने भी हल्का हाथ रखा। अच्छा, ये एक वाहिद वो जगह जहाँ माँ ने हल्का हाथ रखे, वरना बाकी हर जगह हाथ सख्ती है। क्या मैं कहा हर चीज़ थोड़ी बतानी बिल्कुल, किचन का कोई शौक नहीं है, चीज़ें टाइम के साथ आ जाती हैं, लेकिन कुछ हल्का फुल्का पकाना ये बनाना आता हो? That's a noodle, 2 minutes noodles, अंडा उबाल लेती हैं। नहीं, बेकिंग थोड़ा बहुत केक्स थोड़ा बहुत हो जाता है, खाना नहीं। अच्छा, इसके साथ गुजारा कर लेते हैं। गुजारा ही तो करना है। बकरे पालने के साथ साथ इस फील्ड के साथ साथ जो ज़रा स्टडी भी आपकी कंटिन्यू है, क्या आगे करना चाहती हैं आप अलॉन्ग विद दिस? आगे वैसे मेरा अकाउंटिंग का चार्टर्ड अकाउंटेंसी साइड है, तो इसके बाद फिर ACCA का। और आप चाह रहे हैं इसको भी साथ साथ लेकर चलती रहेंगी, एक्सटेंड करेंगी इसको? इसका ये कि अभी मुझे कि थोड़ा स्टडीज़ जब तक चल रही है, थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, स्टेबल हो जाए। आप एक काम करें, आप स्टडी पे फोकस करें, अभी मेरे हवाले कर दें। इस सारे को मैं देखता हूँ। ये शेप देख लेगा, शेप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना बच्चे बकरे सब पाल लेते हैं अच्छे तरीके से। सानिया, इसके बाद आपका इरादा है कि आपने अकाउंटेंसी, ठीक है। वो तमाम लड़कियां जो कि हमें देख रही हैं या जिनके अम्मा बस समझते हैं कि अच्छा लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, उनके लिए कोई एक मैसेज? इसके अंदर वैसे मेरा तो जो था, मेरे से इंटरेस्ट था, मतलब ज़रूरी नहीं आप इसी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसमें हो, लेकिन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो पेरेंट्स की सपोर्ट है। पेरेंट्स जब तक साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी मतलब इनिशियली मैंने शौक में रखे थे एज अ प्रोफेशन सेलिंग, मैं खुद बहुत डाउटफुल थी, बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी, क्योंकि जब बात हुई थी तो मैंने मजाक में बाबा से बोला था कि मुझे स्टार्ट करना है एवरीथिंग, बट बाबा वाज लाइक अच्छा ठीक है, मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दो एंड देन हम उस पर कुछ वर्किंग करते हैं एवरीथिंग। तो मैंने कहा बाबा तो आपकी एज क्या थी उस वक्त? आई थिंक 16 साल की उम्र में अब्बू ने कहा बेटा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना। हमें तो 30 साल में अब्बा कहते ना बेटा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना इस बिजनेस प्लान की, हम कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे हो बैठ जाते हैं फिर। तो एक तो उन्होंने कहा और फिर इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और इन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। अराउंड 2 मंथ्स लगे थे, जो पे किया, देखा सब, तो कोई 2 मंथ्स की वर्किंग थी, उसके बाद फिर स्टार्ट किया था। जबरदस्त। अम्मा बने भी तो बिल्कुल। लास्टली आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज जब अपनी बेटी को आप इस सोफे पे बैठा देख रहे हैं और डिफरेंट शोज़ में भी बैठा देख रहे हैं, चीज़ दैट मच कॉन्फिडेंट और मैं कहूँगा एक सक्सेस स्टोरी है, आपकी आंखें थोड़ी सी नम भी लगती हैं मुझे। माशाल्लाह, कितनी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने साथ दिया बिल्कुल, और मैं मोटिवेट जो कर सकती थी मैंने किया इनको, और आगे भी साथ दूंगी माशाल्लाह। लेकिन मैं बस ये कहती हूँ स्टडीज़ को प्रायोरिटी रखो, आपके जो भी शौक़ हैं हर चीज़ में स्टडीज़ प्रायोरिटी है, वो आप करते हो, फिर उसके बाद जो भी एक्टिविटी। अब बच्चे ये गैजेट्स पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं, वो करते हैं, तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप इसमें कुछ क्रिएटिव कोई चीज़ या कुछ ऐसा करें कि जो अच्छा उसका रिजल्ट सामने आए। जो भी कहती है मान लेती हैं?
ये माशाल्लाह बात ही ऐसी कहती है कि बाकी में मानने वाली बात होती है। शायद दे दूं परमिशन। अच्छा, इसके क्योंकि अलावा कभी इसने डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी चीज़ को एक और परमिशन भी दी थी आपने इनको फ्लाई करने की? जी, फ्लाई, ये तो इनके समझ लें शौक है इनको, फ्लाइंग का भी शौक है। आपने अभी जुलाई में स्टार्ट किया, जुलाई में सेमेस्टर ब्रेक आया था तो अभी जुलाई में। अच्छा, ये आपकी किस उसका क्या सारा सिनेरियो क्या है? इट्स नॉट अ कमर्शियल प्लेन नहीं है, वैसे है लाइक एज अ पैशन, वो बस सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कराची में पैसेंजर प्लेन फ़ज़ाओं में चली जाती है। हाँ, अभी यहाँ से घारो तक। ओके, सोलो फ्लाइट? सोलो फ्लाइट नहीं, सोलो फ्लाइट नहीं थी, दिल है सोलो फ्लाइट का भी। आगे जरा सोलो फ्लाइट आगे शी इज फ्लाइंग हाई, शी इज फ्लाइंग हाई। अल्लाह आपको और तरक्की दे और आपका अल्लाह बहुत नेक नसीब करे। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया और कैमरे के बिल्कुल थोड़ा सा राइट से बेहतर उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। ईद कुर्बा की आमद में चंद घंटे बाकी हैं। कल से हर तरफ क्या होगा, दावतों का एहतमाम होगा, गोश्त बनने की खुशबू होगी और पता नहीं क्यों मेरा तो दिल कर रहा है बस कहीं से ना मटन कढ़ाई अभी से आ जाए, शुरू कर दो बारबेक्यू की खुशबू और मेहमानों की आमद होगी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ईद पर होता ये कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। एक पूरा हफ्ता हम दबा के खाते हैं और फिर अगले पूरे हफ्ते लगता है हम डॉक्टर के पास से जाएंगे कि भैया हमने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया है। इस ईद पर किस तरह से सेहतमंद और तंदुरुस्त आप नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि वो ख़वातीन जो कि गोश्त बहुत कम खाती हैं और जब वो ईद पे खाती हैं तो उनके चेहरे पे एलर्जी भी हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाना आपको किन किन मसाइल में मुब्तला कर सकता है और सेहत से जुड़ी बेहतरीन टिप्स, इन तमाम बातों के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर जावेद चावला साहिबा ने। सहर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अब हम जैसे बात करें कि आज सिर्फ इंतज़ार है, कल सुबह कुर्बानी होगी और फिर होगा ये कि सबसे पहले कलेजी बनेगी, फिर उसके बाद मटन कुन्ना और न जाने कौन कौन से तिक्के कबाब बनेंगे। तो एक दिन में एक आम इंसान तकरीबन कितनी मिकदार में गोश्त खा सकता है, ये उसको खाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप लोगों को एडवांस में और समा टीवी को, पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर कोई वेट लूज करना चाह रहा है, पहले सबसे ज्यादा मेजरमेंट्स वाले सवाल से तैयार करते हैं तो उसको एक दिन में 100 ग्राम से ऊपर नहीं खाना चाहिए, विच इज लिटरली 3 आउंस, जिसको मोस्टली लोग हंसेंगे कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही है, 3 आउंस खाने का कह रही है। और अगर कोई वेट मेंटेन करना चाहता है तो उसको एक दिन में 200 ग्राम तकरीबन यानी 6 आउंस से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके साथ देर आर चीट डेज, ईद है, हम मुसलमानों का फेस्टिवल है, कुर्बानी की है, ठीक है, उसको हलाल किया है, एंजॉय भी करना है, लेकिन अपने ऊपर रहम भी करना है। हमारे खाने के कंपोनेंट में सबसे ज्यादा जो मुश्किल जिस चीज को डाइजेस्ट करना होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी हमारे पास 2 टाइप का होता है, हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी। हाई क्वालिटी प्रोटीन हमारे पास ये एनिमल प्रोटीन है, उसमें भी खास करके रेड मीट यानी बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त। अब स्टमक को इसको डाइजेस्ट करने के लिए तेजाब ज्यादा मिकदार में रिलीज करना पड़ता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब वो आप जितना ज्यादा लेंगे स्टमक को उतना ज्यादा तेजाब रिलीज करना पड़ेगा ताकि उसको छोटे हिस्सों में तोड़े ताकि वो आसानी से आंतों में जा सके। इस वजह आप पास जब आप गोश्त ज्यादा खाते हैं स्टमक भी हैवी हो जाता है क्योंकि आप हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन दे रहे हैं, खास करके रेड मीट तेजाबियत भी ज्यादा हो जाती है। तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा ध्यान से खाइए। कोशिश करें कि अगर आपने दोपहर के टाइम पे सुन्नत है, हमने कलेजी खानी है, हमने उससे जो हम नाश्ता करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास उसके बाद दावत का इस्तेमाल है तो कोशिश करें कि बस आप 1 या 2 पीस लें, उसको चखें ताकि आप दावत के अपने पेट में जगह खाली छोड़ें। और अगर ईद के पहले दिन ज्यादा खा लिया है तो अगले दिन खुद को डिटॉक्स करें, अगले दिन खुद को रेस्ट दें। इट इज ओके, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आगे और भी टाइम पड़ा है गोश्त खाने के लिए। बिल्कुल, आप अगर सारा दिन गोश्त खाते हैं तो मुझे लगता है कि दिन के एक हिस्से में आपको गोश्त खा लेना चाहिए और फिर बाद में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है आपके। नॉट इवन सिर्फ आप जब गोश्त खा रहे हैं बल्कि आपको वैसे भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ शामिल करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं सैद कि अमूमन घर में ये बातें होती है कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो हैवी होता है, वो भारी होता है, क्या ऐसा ही है? अच्छा देखिए, क्योंकि वो गोश्त हमारे पास फ्रेश होता है ना बहुत ज्यादा, और तो उस वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा उसमें डेंस होता है, वो उस वजह से ज्यादा अच्छा होता है। भारी को हम उसमें नेगेटिव उसमें लेते हैं, ये एक्चुअली अच्छी बात है। वो हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है। और आई एम सो सॉरी टू से आगे पीछे पूरा साल पता नहीं हम उसका ऑर्गेनिक और ग्रास फेड जो है आपके पास हम गोश्त मटन या बीफ ले पाते हैं नहीं। तो जब हम सही ग्रास फेड मटन या बीफ लेते हैं हमारे स्टमक को उसकी आदत भी नहीं होती, वो सही देसी वाला, हालांकि वो सही होता है। डेफिनेटली
डेफिनेटली वो सही होता है, जो कि एक्चुअली ग्रास फेड ग्रास फिनिश्ड मंडी से लेकर आते हैं, तो वो उस वजह से हमारे स्टमक को उसकी कंपैरेटिवली आदत भी नहीं होती है और डेफिनेटली वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। रेड मीट को मैं आपको बताती चलूँ, रेड मीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेड कलर की तरफ होती है, क्योंकि उसमें आयरन और जिंक ज्यादा होते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये कि आयरन जो है आपके पास खून की कमी नहीं होने देता और जो जिंक है वो आपकी इम्यूनिटी को तेज करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सहर, मुझे एक और चीज़ बताएं। होता ये कि कुर्बानी हुई, ईद का पहला दिन, फिर ईद का दूसरा तीसरा दिन, उसके बाद बारबेक्यू हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो पूरा महीना गोश्त को महफूज रखते हैं और फिर पूरे महीने में उस गोश्त को इस्तेमाल करते हैं और हफ्ते में जहाँ कभी एक दिन पकता था फिर हफ्ते में 4 दिन गोश्त पकता है, एक दिन सब्जी एक दिन दाल। ये जो रूटीन हो जाती है एकदम से खाने की बदल जाती है ना ईद कुर्बा के बाद, ये कितना नुकसानदेह आपकी सेहत के लिए? आई हाईली डिस्करेज दिस कि उसके बाद आप पूरा महीना देखें, उससे पहले भी आपकी बॉडी को एक बैलेंस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसके बाद भी आपकी बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जब आप रोज गोश्त लेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तानी स्टाइल, एशियन स्टाइल जिस तरह हम पकाते हैं उसमें नमक भी इतना ज्यादा होता है। जब आप नमक भी बहुत ज्यादा लेते हैं तो फिर वो आपके पास ब्लड प्रेशर भी हाई करता है, वो आपके पास यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी करता है। मटन को, बीफ को यानी रेड मीट को आपको हफ्ते में 2 बार से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बाकी आप और स्पेस दें, आप व्हाइट मीट को स्पेस दें, आप सब्जियों को स्पेस दें, आप दालों को स्पेस दें, एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि आपकी प्लांट बेस्ड डाइट का जो पलड़ा है वो भारी रहे। 2 बार हफ्ते में आप रेड मीट को कंज्यूम करें। सही। अच्छा, और एक और चीज़ सहर, ये तो हो गया ना गाय और बकरे का गोश्त। मुझे ये बताएं कि जिसे कहते हैं कि ऊँट के गोश्त के जो कबाब होते हैं बड़े लजीज होते हैं और जो अगर किसी भी बीमारी में मुब्तला है उन लोगों को ये गोश्त खाना भी चाहिए। ज़रा इस हवाले से बताएं कि ये आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, लाइक यही कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा या फिर ये कि हफ्ते में 1 दफ़ा, या डेली रूटीन में आप अपने खाने के साथ वही कबाब खा सकते हैं, व्हाटएवर, कोई भी ऊँट के गोश्त को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं? ऊंट का गोश्त आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा नमकीन होता है और ऊंट का गोश्त भी और ऊंट का दूध भी, किसी दिन ऊंट के दूध पे इंशाल्लाह पूरा सेगमेंट करेंगे, आपके पास इम्यूनिटी के लिए और बहुत ज्यादा बीमारियों के लिए बेटर है, बहुत अंडररेटेड है, उस पर बात होनी चाहिए। जो इम्यूनिटी वाले अज्जा हैं आपके पास, वो आपके पास ऊंट में ज्यादा होते हैं और वो नमकीन भी ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर पर भी उसका असर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, तो हर चीज को मॉडरेशन में ही कंज्यूम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हर हफ्ते में 2-3 बार जो है उनका गोश्त खाना शुरू कर दें। हाँ, कभी कभी हो गया कि आपने खा लिया, लेकिन हाँ, अगर आप ऊंट का दूध पीना चाहते हैं तो वो बेशक आप रोज पिए। सही है। अच्छा, और एक और चीज़ मुझे समझाएं कि होता यह है कि कुछ घरों में गोश्त पकता है जो कि बच्चे नहीं खाते, किसी को नहीं पसंद होता गोश्त ना, वो चिकन खाना पसंद करता है। तो हर टाइम आपके घर में चिकन भी पक रहा है, आपके घर में गोश्त भी पक रहा है, दोपहर के टाइम आप चिकन खा रहे हैं और आपने फ़ायदा उठा लिया कि गोश्त भी पका है तो रात को मैं मटन खा लूँगा या खा लूँगी। तो ये एक टाइम पे चिकन और एक टाइम पे गोश्त, क्या ये भी नुकसानदेह होता है? एब्सोल्युटली गलत है। देखिए, है तो दोनों एनिमल प्रोटीन ही ना आपके पास। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास एनिमल प्रोटीन लेना गलत है। एनिमल प्रोटीन इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, लेकिन आप ले तो प्रोटीन ही रहे हैं। जिस टाइम आप रेड मीट ले रहे हैं उस टाइम आप वो वाला मीट ले रहे हैं जिसमें आयरन और जिंक ज्यादा है। जिस टाइम आप व्हाइट मीट ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, आप वही अमाइनो एसिड, वही प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें आयरन और जिंक थोड़ा कम है। लेकिन जब इन सब का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आपकी बॉडी में बनेगा तो वो प्यूरिन्स ही बनेंगे ना। प्यूरिन्स के बाद यूरिक एसिड ही बनेगा ना। क्या आपने फाइबर नहीं लेना, क्या आपने फ्रूट्स नहीं लेने, आपने बाकी मिनरल्स और विटामिन नहीं लेने, क्या आपने रोटी नहीं लेनी? ये बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है, ये मेरी अम्मा से पूछे क्या तुमने ये नहीं खाना, क्या तुम हर वक्त चॉकलेट खाती रहोगी? मैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सहना अम्मा की तरह हर एक शहरी से पूछ रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है या किसी भी दिल की बीमारी में वो मुब्तला है, कुर्बानी का गोश्त उन्हें किस तरीके से खाना चाहिए, क्या क्या एहतियात उन्हें बरतनी चाहिए? मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी, खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, आप रात के टाइम ना खाइए, आप दोपहर के टाइम खा लीजिए। क्योंकि रात के बाद हमारे जो एक्टिविटी लेवल होता है ब्लड प्रेशर के भी, दिल के भी, थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके बाद हमारी कैलोरी बर्निंग स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। जब कैलोरी बर्निंग स्पीड स्लो हो जाती है हम उसको बर्न नहीं कर सकते, फिर जो उसका नमक है वो भी हमारे ऊपर ज्यादा असर करेगा, हम कैलोरीज को बर्न भी नहीं कर पाएंगे, हमारे मैदे पर भी वो ज्यादा स्लो होके मूव करेगा। फिर तो ये होना चाहिए कि बारबेक्यू का टाइम रात का नहीं होना चाहिए, ब्रेकफास्ट प्लान्स होने चाहिए बारबेक्यू नहीं, आप इसको 12 बजे भी कर सकते हैं। क्यों आप मशवरा दे रहे हैं लोगों को? क्या करा रात को ना खाओ, कह जो रही है रात को खाएंगे तो आप आई थिंक शायद 12 बजे का टाइम रखें और 4 बजे खत्म कर दें, ठीक है? 6-7 बजे खा लें। ऐसा ये एक्चुअली हमारे
बहुत सारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के रूल्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। हम सब जो ईद का त्यौहार है सब एक दूसरे के साथ मिलके बैठना चाहते हैं। जिंदगी इतनी मसरूफ है, अब नहीं मिलकर डिनर करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन खास करके जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इन सब चीजों के जो मरीज हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप दोपहर के टाइम ठीक है, ऊपर रात के टाइम अवॉइड करें। बिल्कुल। अब मुझे एक बात और बता दें कि कलेजी किसको लाजमी खानी चाहिए? कलेजी उसको लाजमी खानी चाहिए जो अपनी इम्यूनिटी तेज करना चाहता है, जिसमें खून की कमी है, जो अपनी आईसाइट मजबूत करना चाहता है। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है और जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा नहीं है, दिल के फंक्शन के लिए कलेजी बहुत अच्छी है। कलेजी में आपके पास कोएंजाइम Q होता है। हमारे पास सप्लीमेंट्स की दुकान पे इतना महंगा कोएंजाइम Q सप्लीमेंट्स मिलता है दिल की हेल्थ को मजबूत करने के लिए। जिंक आपके पास मौजूद है कलेजी में, सेलेनियम आपके पास मौजूद है जो कि आपको बेपनाह बीमारियों से बचाता है। विटामिन डी आपके पास कलेजी में मौजूद है जो आपकी हड्डियों को तेज करता है। विटामिन K2 आपके पास कलेजी में मौजूद है जो कि हमारे जिस्म में कैल्शियम को जरूरत से ज्यादा बढ़ने नहीं देता। हमारी जो हड्डियों में और आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम होता है उसको सक करके बाहर निकाल लेता है और विटामिन डी के एक्शन को भी तेज करता है। सहर ये आपने एक पॉइंट शेयर कर दिया, जरा प्लीज एलैबोरेट कीजिएगा। कैल्शियम लेवल्स का बढ़ना, एक तो इसकी इंडिकेशन क्या होती है और इससे नुकसान क्या होता है? देखिए, कैल्शियम लेवल के बढ़ने को आप हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। और हाइपर कैल्सीमिया का कैल्शियम का आपके पास किस चीज में रोल है? नर्व मसल जो कंडक्शन है उसका आपके पास कैल्शियम में रोल है। ठीक है, जब आपकी जो नर्व मसल कंडक्शन वो अफेक्ट होगी तो आपके मसल्स अफेक्ट होंगे। कैल्शियम आपकी सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट है, आपके दिल के फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ज्यादा सिम्टम आपके पास कैल्शियम के ज्यादा होने का ये होता है कि हार्ट फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। आपके पास एरिथमियाज आपके पास शुरू हो सकते हैं, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, मसल फंक्शन जो है वो आपके पास डिस्टर्ब हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास कैल्शियम किडनीज में ज्यादा हो गया तो आपके पास स्टोन हो सकते हैं। अगर बोन्स में कैल्शियम ज्यादा हो गया, बोन का फंक्शन अफेक्ट होता है। विटामिन K2 आप जिन खानों में लेते हैं वो आपके पास क्या करता है कि ये जो बिल्डअप होता है ना कैल्शियम का वेसल्स में, आर्टरीज और बोन्स में, इसको होने नहीं देता। एक्सेसिव कैल्शियम को सक कर लेता है। इसके अलावा आपके पास विटामिन K2 क्या करता है, जो विटामिन डी है ना, अक्सर लोग जिनको विटामिन डी की कमी होती है उनको विटामिन K2 का सप्लीमेंट भी हम देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि विटामिन K2 के बगैर एक्ट नहीं कर सकता। विटामिन डी आंतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और हड्डियों में जहां जहां जरूरत होती है कैल्शियम को जिस मिकदार में ट्रांसफर करने की उस मिकदार में ट्रांसफर करता है। बाकी कैल्शियम को किडनीज में ट्रांसफर करता है, कुछ रीअब्जॉर्ब होता है, कुछ एक्सक्रीट होता है। ठीक है, बेहद शुक्रिया सहर आपका। और वो लोग जिनका प्लान है ना कि ईद के पहले पूरे हफ्ते सिर्फ गोश्त खाना है, प्लीज थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब भी आप गोश्त खा रहे हैं या व्हाटएवर कुछ भी खा रहे हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। आगे बढ़ते हैं जनाब, गोश्त की तो बात कर ली, गोश्त को पकाना कैसे है? क्योंकि जब अच्छा गोश्त पकता है ना फिर ही मज़ा आता है खाने में। जब ईद कुर्बा होती है तो क्या होता है जनाब, गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं। कलेजी हो गई, मगज़, ये कितना मुफीद है हम लोगों के लिए और इसके साथ ही साथ इसको पकाने के क्या तरीके हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईद कुर्बा पर चटपटे पकवानों की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। और अगर शुएब बैठा हो जिसको चटपटी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद तो मैं लाजमी ये बात करूँगी चटपटी चीज़ों। मैं वाकई मैं बिल्कुल नॉन स्पाइसी फूड खाता हूँ। मतलब मैंने एक दफ़ा शुएब के घर खाना खाया और वो ऐसा फीका खाना मुझे लगा था मरीज के लिए खाना। अच्छा हाँ, बाकी इस्लामाबाद वाले ऐसे हाँ, ये पीछे से हमारे प्रोड्यूसर बता दिए इस्लामाबाद वाले ऐसे खाना खाते हैं। हमारे यहाँ मिर्चों का मतलब यही होता है। कराची में 5-6 साल जो रहा हूँ उसमें मैंने बहुत स्पाइसेस खाए, मुझे लगता है मुझे वापस इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। हाँ चले हम इसका भी इंतजाम करते हैं। तो जनाब आज हमारे साथ आयशा मौजूद होंगी, शेफ है माशाल्लाह से, और इनसे हम जानेंगे कि ईद कुर्बा पर जो गोश्त घरों में आता है या फिर हम स्पेशल बनाते हैं ना कि यार जरा रांदा गोश्त चंगा बनाई, उसके लिए कौन कौन से मसाले हैं। सबसे पहले क्यों ना सबसे पहले चीज बनती है उसके बारे में सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि कुर्बानी हो जाती है फिर सबकी नजरें जमती हैं कलेजी की तरफ कि कलेजी कैसे बनेगी, कब बनेगी? फौरन बनाना ठीक होता है? हाँ। नहीं, फौरन तो कोई भी गोश्त बनाना ठीक नहीं है। और स्पेशली कुर्बानी के गोश्त सुबह 9-10 बजे कलेजी खाने वाले सुन ले, अब बताएं। हाँ, क्योंकि मेरे फादर तो इंतजार में बैठे होते हैं ना, पराठे रख के बस बकरे में से कलेजी निकले, कलेजी बना दें प्लीज। बिल्कुल, नाश्ता उसी से करना है। तो मेरे घर में भी इनफैक्ट मैं ही बनाती हूँ, तो सबकी नजरें होती हैं कि कब मैं कलेजी शुरू करूँ। ये बताएं कि जानवर ज़िबा हुआ, कलेजी आगे कितनी देर बाद बनानी है? आपको जब भी जानवर आपके कुर्बानी होती है उसके बाद उसका जो दर्जा हरारत होता है मीट का वो थोड़ा गर्म होता है। उसको हमें पूरी तरह ठंडा करने में अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। 2 घंटे
बिल्कुल 2 घंटे कम से कम ज़िबा होने के जब आपने वो कलेजी निकाल ली है तो 2 घंटे उसको आप रूम टेम्परेचर पर रखें। रूम टेम्परेचर पर रख दें आप, बड़े कोई प्लेटर्स हैं या थाल हैं उसमें रख दें, पंखे के नीचे रख दें कूल डाउन हो जाए, ताकि उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। फिर आप बिल्कुल नहीं पानी अभी कुछ भी नहीं लगाएंगे आप उसको। मैं कह रहा हूं ताकि अगर कोई ये सोच रहे कि मैं ठंडा कर लूंगा तो सिर्फ ठंडा ठंडा ऐसे नहीं करना आपने। ये कि आप 2 घंटे मजीद सो के लेट उठ जाएंगे, आपको पता है 2 घंटे नमाज पढ़ें सेट हो जाएगी, प्रिपरेशन कर लें उस दौरान जो भी आपको। 2 घंटे के बाद क्या करना है? फिर उसके बाद आपको, अब कलेजी का मैं बता रही हूँ, तो उसके आप पहले थोड़ी देर उसको पानी में आप डिप कर देंगे। और कलेजी की एक मखसूस स्मेल होती है स्पेशली कुर्बानी के उसमें, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उसमें 2 या 3 टेबल स्पून विनेगर डाल देते हैं। अच्छा, विनेगर डालने से एक तो स्मेल ख़त्म होती है, दूसरे ये विनेगर एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो भी जो फ्रेश गोश्त आता है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं तो विनेगर उसको ख़त्म करता है। फिर बाद में उस पानी को आप साफ हटा बिल्कुल वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम कलेजी की सफाई और धुलाई शुरू करेंगे। अच्छा, क्योंकि कलेजी में काफ़ी हमने उसको डिप करके रख दिया, 15 से 20 मिनट तो रखें आप। ठीक है। उसके बाद आप कलेजी के जो, क्योंकि उसमें काफ़ी सफाई की ज़रूरत होती है, अच्छी तरह साफ़ करके, साफ़ पानी से वॉश करके फिर आप एक स्ट्रेनर में, छन्नी में उसको रख देंगे ताकि उसका सारा जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। ठीक है। फिर अब आपको रेसिपी अपनी स्टार्ट करनी है। पीसेस कर लिए? हाँ, अब आप उसकी छोटी छोटी पीसेस कर लें, जो करना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी रेसिपी भी गाइड कर दूँ। प्लीज। तो आप कलेजी को पहले कलेजी को सबसे पहले हम लहसुन अदरक के साथ जो है थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉईल कर लेंगे। 1 या 2 बॉईल आने के बाद इस पानी को भी आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। तो इससे जो भी स्मेल है, जो भी उसका वो है, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। फिर अब आप अपना नॉर्मल जो आपकी रेसिपी है उसको फॉलो करिए। उसमें नमक, मिर्च और फ्राई बनाना है फ्राई बनाइए, सालन बनाना है सालन बनाइए। जो तवे पे कलेजी बनती है वो उसका तो कमाल टेस्ट है, मतलब अफादियत भी ज्यादा होती है कि ज्यादा भून लेंगे तो अफादियत कम रहेगी। इस पर जरा गाइड कीजिएगा। कुछ कहते हैं कि कच्ची सी ठीक है, यानी अगर आप ज़्यादा कुक कर देंगे सख्त हो जाएगी, तो नरम कलेजी कैसे बनती है? हाँ, सॉफ्ट करने के लिए उसको यही है कि आप पहले उसको एक बॉईल दे देंगे तो वो हल्का सा टेंडर उसी में ही हो जाती है, उस बॉईल में। ठीक है, फिर आपने उसको फ्राई करना है, जो करना है उसमें आप उसको स्टर फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे करेंगे। आप बस चेक कर लीजिए कि जैसी वो टेंडर हो रही है वो तैयार है। उसको बहुत देर अगर आपने पकने छोड़ दिया हल्की आंच पे ये वो, तो फिर वो हार्ड हो जाती है। तेज़ आंच पे जल्दी भुने, निकालें और फिर आप जल्दी। और कुर्बानी के गोश्त के सबसे बड़ी फ़ायदा यही होता है कि वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसको इतना टाइम देने की ना, इसलिए फौरन से। अच्छा, बारबेक्यू अगर मैं रोस्ट की बात करूं, जो कि मुझे लगता है हर घर में ही बनता है, लेकिन उनकी तैयारी के लिए अमूमन कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो कि बाहर का रुख करती हैं, तो घर में वो कैसे आप मज़ेदार से, क्योंकि वैसे अब तो मसाले आगे बने बनाए, लेकिन फिर भी आजकल ये होता है कि जो घर के रवायती मसाले हैं ना, जब तक वो ना लगे तो जान नहीं आती। बिल्कुल, बारबेक्यू के लिए अमूमन लोग पहले दिन ही कर रहे होते हैं बारबेक्यू, तो वो एक लिहाज से अच्छा भी है क्योंकि आपका गोश्त बिल्कुल फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, तो बारबेक्यू भी झटपट हो जाता है। अगर आप उसको रख दें, फ्रीज़ कर दें और कुछ दिन बाद करें तो गोश्त को गलने में भी टाइम लगता है। तो आप सबसे पहले उसको, जब गोश्त आपका आ गया, वही प्रोसीजर है, ठंडा करेंगे सारा रूम टेम्परेचर पे, सफाई करने के बाद अब आपको रात में बारबेक्यू करना है। ईद के दोपहर में आप ये सारी तैयारी कर सकते हैं। उसको 2-3 घंटे के लिए आप उसको पपीता पेस्ट लगा के रख सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा देंगे, इससे उसके अंदर थोड़ा सा टेंडरनेस आ जाएगी गोश्त में। उसके बाद बिल्कुल फिर आप अपने जो भी रेगुलर मसाले हैं, और अगर आप रेडीमेड स्टोर बॉट मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। सारी गेम मसालों की है। हाँ, डेफिनेटली। मसाले बता नहीं रहे ना फिर आप। अपने तो वाले मसाले बताएं जो आप लगाती हैं। मतलब बारबेक्यू के हम जैसे टिक्का बोटी बनाना है तो मेरे पास तो मेरे अपने मसाले भी होते हैं ना, बता दे ना, मुझसे लेने पड़ेंगे आप लोगों को, तो वो आपसे खरीदने पड़ेंगे। तो जो आयशा के बनाए हुए मसालों पे लगा के काम करना चाहता है, मज़ेदार टिक्के बनाए, तो वो आयशा से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें। तो मुझे बताएं कौन सी ऐसी डिश है गोश्त की या फिर बकरे के गोश्त की या गाय के गोश्त की जो झटपट बन जाती है? अच्छा, नमकीन गोश्त बड़ा फेमस है हमारा, उसमें होता है, सरहद के इलाकों में बनता है, बहुत आसान भी होता है और झटपट भी बन जाता है। आपके पास अगर मटन है या दुम्बे का गोश्त में भी बनता है ये स्पेशली, तो उसको आप लेंगे, अदरक लहसुन लगाएंगे, पपीता लगाएंगे, नमक और काली मिर्ची, दैट्स इट। बस ये 3-4 मसाले इसमें जाएंगे और उसके बाद आप इसको हल्की आंच के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। जो इसका अपना फैट होता है वही उसको रिलीज करता है और उसी में जैसे ये गले, मैं यही आपसे पूछ लगी थी, क्योंकि दुम्बे की गोश्त की हमेशा ये बात होती है कि जिसका अपना घी है ना, आपको उसी में वो आप भूनें और जायका भी उसी में। बाकी गोश्त में देखते हैं मुझे अपना फैट होता है, उसी में पक जाता है वो, एज सच आपको ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं होती है कुर्बानी गोश्त में स्पेशली। बिल्कुल भी।
और जल्दी भी बन जाता है और मज़ेदार। ये बताएं कि ऐसी लड़कियां शादी के बाद जिनकी पहली बड़ी ईद है और वो अपने सास ससुर को इम्प्रेस करना चाह रही हैं, उनके लिए कोई आसान सी तरकीब बता दें कि वो क्या बनाएं। मेरी सास की कह रही होगी तुम आज मैं खुद इम्प्रेस हो जाऊंगी। सास इम्प्रेस हो जाए मुश्किल यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो हो ही नहीं सकती। मैं खुद फंस गई इसमें। तो कोई क्विक सी रेसिपी बता दें। भाई बिरयानी आसान, मुझे लगता है कि बिरयानी बहुत आसान है। सुनने में लगता है कि बड़ा लंबा चौड़ा इसका प्रोसीजर है, लेकिन बिरयानी वाकई आसान है। अगर आप पैकेट के मसाले से बना रहे हैं तो और आपकी ज़िंदगी आसान है और ससुराल वाले इम्प्रेस भी हो जाएंगे। बस ये कि चावल फुल पके होने चाहिए, कच्चे ना रहें। सबसे मुश्किल डिश जो आपको लगता है कि कुर्बानी की गोश्त से आप बनाती हो, कि आपको लगता है कि इसमें टाइम टेकिंग, टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, मुश्किल लेकिन लजीज बहुत है, कौन सी ऐसी डिश है जो आप आज बताना चाहेंगी? मुझे लगता है सीख कबाब थोड़े टेक्निकल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रेसिपी है, इफ यू वांट टू शेयर दैट। सीख कबाब में हम अपना नॉर्मल कबाब चीनी एक स्पेशल उसका इंग्रेडिएंट होता है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो बाजार के मसालों में भी ज़रूर शामिल होता है। अच्छा। वो हम डालते हैं, नमक है, कुटी हुई मिर्चें, भुना कुटा जीरा है और रेगुलर यही मसाले होते हैं उसमें, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसकी बाइंडिंग फिर उसको सीखों पे होल्ड करना ये थोड़ा टेक्निकल है। होल्ड कैसे होता है? उसमें क्या चीज़ डालते हैं? कॉर्नफ्लोर? नहीं, कॉर्नफ्लोर नहीं होता है, पपीता ही डलता है। सीख कबाब में भी अदरक लहसुन पेस्ट डलता है, वो उसी से ही करता है। लेकिन आपका मीट की क्वालिटी डिपेंड करती है कि किस किस्म का आपका मीट है, कीमा किस तरह का है। बहुत ज़्यादा फैट वाला होगा तो भी वो अपना टेक्सचर लूज कर देता है, लेकिन सीख कबाब में थोड़ा बहुत फैट शामिल होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हाथ का कीमा और मशीन का कीमा ये भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल, ऐसा ही है? बेहतर कौन सा है? सीख कबाबों के लिए तो हम मशीन का ही लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक चाहिए होता है। हाथ का कीमा जैसे अगर भुना कीमा बनाना है जो नाश्ते में अमूमन सर्व होता है ईद पे, और खड़ा मसाले का कीमा बनाना है तो आपको हाथ के कुटे भी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो जब ये सीख कबाब बना, सीख नहीं मिले तो चम्मच के पीछे डंडी होती है उसके ऊपर ही शेप बना लेते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। आप लकड़ी की डोई पे भी लगा सकते हैं, फिर डोई आप निकालने पे वो करें। आजकल तो इंटरनेट पे भी इतनी हैक्स आई हुई है, पानी की बोतल के अंदर भर के उसको निकाल लिया, तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन इसके लिए आपको करना आना चाहिए, ये ना हो ना कि वैसे ही आप थोड़े बोतल में डालें, बोतल से निकले ना, बोतल काट के निकालने पड़े। थोड़ा सा ये चीजें एक्सपर्ट हो अगर तो वही कर सकते हैं। अच्छा, ईद मैंने भी शहर से भी सवाल किया था, मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि ईद के मौके पे अक्सर ऐसा होता है हम फ्रीज़र भर लेते हैं अपना, तो वो फ्रीज़र में रखा हुआ गोश्त कितने दिन तक आप खा सकते हैं? वेरी राइट, ये बताएं भी। नहीं, वैसे लोग हमारे ऐसे करते हैं कि महीना कोशिश करते हैं कि वो चल जाए गोश्त, लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हम उस गोश्त को ना खाएं। हाँ, कुर्बानी का गोश्त है, अगर आपके पास आप सब बांट के आपके पास जो अपने लिए बचा है उसको 10-15 दिन में आप खत्म कर दें। उतना ही स्टोर करें जो 10 दिन में आप यूज कर लें। बिल्कुल। और अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है ये कि आप बहुत महीना का वैसे 6-6 महीने भी रखा रहता है, ये तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे भी बताएं कि इसमें थोड़ा सा नाज़रीन के लिए अक्सर ऐसा होता है कि लंबी लाइट चली गई और ज़रा वो गोश्त जो फ्रीज़ किया हुआ था आपने, वो एक बार थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो गया, जब लाइट है दोबारा फ्रीज़ हुआ है, ये जो वंस इट्स डीफ्रॉस्ट और फिर जो फ्रीज़ हुआ है तो उससे नुकसान होता है ना, बहुत नुकसान है। और गोश्त को फ्रीज़ करने के लिए भी एक तरीका होता है। आप जब गोश्त आएगा साफ़ करेंगे, उसको ड्राई करेंगे अच्छी तरह, उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी नहीं होना चाहिए जब आप उसके पैकेट्स बना रहे हो। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसके पैकेट्स बनाएंगे। आपको कबाबों का गोश्त का अलग पैकेट बनेगा, बिरयानी का अलग, सालन का अलग, रूटीन में जो यूज़ होने वाले हैं वो अलग। ये ना हो कि आपने सब एक ही थैली में डंप करें और फ्रीज़ कर दिए। फिर आपको जब आप बार बार डिफ्रॉस्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत अमल है, नुकसानदेह भी है सेहत के लिए। आप इंडिविजुअल पैक्स बना के उसको फ्रीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, साथ मौजूद थे यहाँ पर, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। अहम बात उसको मैं सब दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर आपने गोश्त को फ्रीज़ किया है और अगर किसी वजह से गोश्त डी फ्रीज़ हो गया, उसे उस वक्त पका लें, दोबारा फ्रीज़र में मत रखें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आपकी सेहत के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम बात करें कि ईद कुर्बा पर मवेशी मंडी में नए नए जानवर नए नए नामों के साथ आ रहे हैं, लेकिन जब नए नए जानवर आए तो नए नए कपड़े क्यों ना आए? मर्दों को परेशानी होती है कि गोश्त सही बनेगा, सही कटेगा, कसाई मिलेगा, सुबह वक्त पे उठ पाएंगे कि नहीं, मज़ेदार खाबे खा पाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझ समेत बहुत सारी ख़वातीन को टेंशन होती है कि क्या पहने और क्या ना पहने, कौन सा फैशन इन है, कौन सा फैशन आउट है, क्योंकि सबको बस ये होता है कि यार सबसे अलग लगना है। चाहे वो आप बालों की बात कर लें, मेकअप की
बात कर लें, कपड़ों की बात कर लें, बस ये होता है कि हम सबसे अलग नजर आए। बिल्कुल जी, अलग नजर आने का जो ये जुनून खवातीन पर सवार होता है विद रिस्पेक्ट टू ड्रेसेस एंड देन स्टाइल्स, जब इसकी बात करनी हो और एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके साथ हो जिनका इंट्रोडक्शन कराना बड़ा मुश्किल हो, बिकॉज होस्टिंग इन्होंने की है, शेफ़ भी मैंने तो सुना है कि बड़ी अच्छी है, इसके अलावा स्टाइलिंग, इसके अलावा मैं कहता हूँ कि फैशन सेंस बहुत अच्छी, कोई चीज़ ऐसी है जो इन्होंने छोड़ी है मेकअप आर्टिस्ट की, तो नाजिया मलिक, मैं कहता हूँ नाजिया मलिक के नाम ही काफ़ी है क्योंकि इन्होंने सब कुछ किया, बहुत नाम माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत नाम, बहुत मकाम है इनका। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नाजिया, आपने वक्त निकाला फॉर आवर शो, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको सलाम, और जो नाज़रीन देखे उनको भी बहुत बहुत सलाम। मैंने ठीक बताया आपके बारे में? कुछ बिल्कुल ठीक बताया। मैंने कहा गलत बताओगे ना तो वहीं पे तुम्हें डांट पड़ेगी। मैंने ऐसे फौरन कहा आप डोंट वरी, मतलब मैं सही तो मैं फैन भी हूं थोड़ा सा ना, मतलब जरा आपका माशाल्लाह इतना अच्छा काम है, फैन हूं आपका। स्टाइलिंग के, बस देख ले, फैन आपका आ गया। कुकिंग के, मेकअप के, किस चीज़ के फैन हो तुम? मैं वैसे ना इनकी स्टाइलिंग का फैन हूं, इतना अच्छा वो कैरी करती हैं अपने आप को, तो मैं अभी मैं इनको यहाँ नहीं देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, स्क्रीन पर देख रहा हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है यार, आपकी स्क्रीन अच्छी है, नेचुरल, स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अच्छा मुझे आज शो पे आने के लिए जब आपने सोचा कि मुझे अच्छा कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, कौन सा कलर, आपने एक सिलेक्ट किया एक बिल्कुल प्लेन कलर, व्हाई इज दैट? सॉलिड। यूजुअली स्क्रीन के लिए ना आई बिलीव के सॉलिड कलर ही होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा प्रिंट्स और ये चीज़ों को पसंद नहीं करती। फिर मैंने आप लोग का सेट देखा हुआ था तो उसके मुताबिक मैंने कहा ऐसा होना चाहिए जिसमें येलो रेड ऐसी चीज़ नहीं हो, कोई भी कलर, और लाइट कलर हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो इसलिए मैंने ये हिना मिर्ज़ा का आउटफिट है, ये मैंने इसको पहना। उनकी आउटफिट की सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि समर्स के लिए इट्स लवली, इट्स लूज। सिंस आई लॉस्ट वेट इवन, तो मैं थोड़े लूज कपड़े पहन लेती हूँ, अब बड़ा मजा आता है। गेन कब हुआ था? नहीं मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, तो हल्का फुल्का वो हल्का फुल्का जो तो अब ये कि नहीं, अब मैं लूज कपड़े पहन सकती हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। तो और इसी वजह से और जरा सा ना जरा खिलता हुआ कलर लगे। यस, और ये देखें कितनी अच्छी बात की कि उन्होंने पहले देखा कि ऐसा सेट का कौन सा कलर है, स्पेशली जब मैं भी कुछ लेने जाऊँ तो मैं देखना चाहूँ क्योंकि रेड के ऊपर बैठने तो कलर से हिसाब से होना चाहिए, तो आपने वाकई सिलेक्ट किया कि स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा कहता हूँ नुमाया नजर आ रहा है। सिर्फ स्क्रीन पर देख के बात कर नहीं, दोनों साइड पे वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, दोनों जगह बहुत अच्छी लग रही है। ये तो चले होंगे ना कि हम सेट के हवाले से बात करें, लेकिन जो घरेलू खवातीन है जो कि हमेशा अच्छा कि ईद है, बड़ी छोटी ईद पे पहन लिया, बड़ी ईद पे, मतलब आप 1-1.5 महीने में मजीद क्या सोचेंगे आप नया क्या पहनेंगे? अभी ट्रेंड क्या है? वही जो हम देखते हैं कि फ्रॉक्स हैं या लॉन्ग शर्ट्स हैं, ट्राउज़र हैं, मुझे तो लगता है जो भी आप पहन लें वो फैशन है। बिल्कुल, आजकल हर चीज़ जो है वो फैशन में, लेकिन लंबी शर्ट्स जो है ना ज़रा ज़्यादा फैशन में आ गई हैं। तो वो इसलिए भी कि देखो जो ट्रेंड्स होते हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल आप शॉर्ट शर्ट अगर पहनेंगे तो उसके साथ फिर आपको कुछ अपने पैंट्स में कुछ आपको शलवार कुछ डिफरेंट किस्म की पहननी होगी कि वो इन्हांस करे, मतलब हर चीज़ में स्टाइल आना चाहिए। अब बिल्कुल वो सीधे सीधे कुर्ते जो है ना वो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पे भी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात हम करते हैं ईद के लिए, बहुत ही हमें अब ख्याल रखने की ज़रूरत है इसमें। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन पहना ना, तो ईद वाले दिन स्पेशली ख़वातीन मॉर्निंग में मैं उनको कहूँगी प्लेन्स ना पहने। वो इसलिए कि जिनको स्पेशली किचन में जाना होता है तो वो कोई प्रिंट ज़रूर पहने कि अगर कोई दाग धब्बा कुछ लग जाए तो नज़र नहीं आए। एंड गो फॉर द लिटिल ब्राइटर कलर्स, नॉट द डार्कर्स बट लिटिल ब्राइटर कलर्स, ताकि वो कोई भी काम कर रही हैं तो स्वेट भी उन्हें तो फील ना हो। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हाइजीन। जब मैंने जब भी जो भी चीज़ पढ़ी है ना, इवन मैंने जब मेकअप पढ़ा, मैंने कुकिंग का कोर्स किया, जब मैं सारे कोर्सेज कर आई, मैं सर्टिफिकेशंस मैंने सब में ली हैं। इस तरह मैंने नहीं आई कि बस ऐसे आगे जी आपने कुछ भी आपको पता नहीं और आप काम करना शुरू हो गए, नहीं, सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। और मुझे बड़ी अच्छी अब ये बात लगी है कि अब किसी को भी शो में बुलाया भी जाता है तो सर्टिफिकेट्स जिनके पास है उनको बुलाया जा रहा है, ताकि अब वो सही तरीके से हमने आवाम को बताना है ना, कि आवाम को टीच करना है, बताना है कि वो क्या करे क्या ना करे। हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी देखते हैं, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें अब दिखाना ज़रूरी है। तो खैर बात ये आती है कि आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। मैं फ़र्स्ट किसी भी चीज़ में मैं कहती हूँ हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका माइक है, मैंने पूछा माइक क्यों, आपने कहा हाइजीन की वजह से। सी, तो ये चीज़ें जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में। तो अब हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन की वजह से कि आपको जो है फिर अपने कपड़े ज़रूर आपने ख़वातीन अपने चेंज करें, और उसके बाद जब मेहमान आ रहे हों तो भी लूज़ पहने, कुछ फिटिंग्स नहीं पहने।
पहने क्योंकि गर्मी है। लेकिन रहे प्रिंट्स पे ही, शाम में भी? शाम में नहीं, शाम में आप कुछ हल्का सा काम वगैरह आप पहन लें, और आपने जो है दुपट्टा कुछ आपने अगर इस तरह का लेना है कि आप अगर दुपट्टे पे कुछ हैवी हुआ हुआ है, हैवी मतलब वो नहीं कह रही हूँ कि काम वाम हुआ हुआ है, मतलब कुछ आपका प्रिंट एग्जैक्टली। तो जिस महक ने पहना हुआ है कि दुपट्टे पे हल्का सा इन्हांस हुआ हुआ है और प्लेन शर्ट है, तो इस तरह की चीज़ आपको सही लगती है। और थोड़ी सी लूजिंग आप ज़रूर रखें, लेकिन जो ख़वातीन जिनको लूजिंग नहीं, जैसा मैंने कहा ना पहले मैं लूजिंग नहीं पहनती थी, तो वो बेशक आप थोड़ा सा फिट पहन लें, लेकिन फिर मटेरियल ऐसा हो जो आपकी फिटिंग्स को प्रॉपर रखे। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही पतला सिल्क मटेरियल ले लिया, सिल्क में कभी भी आप फिटिंग्स नहीं अच्छा। वो फिर कहते हैं कि पता नहीं रख के सिलवा लिए। इट लुक्स ऑकवर्ड अनलेस एंड अनटिल उसके ग्राम्स बहुत ज़्यादा हो, लाइक 80 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो से लेकिन आप 60 ग्राम पे चले जाएं तो मतलब बिल्कुल हवा होता है। तो ये बताएं थोड़ा सा, अगर किसी का वेट ज़्यादा है और वो चाह रहा है कि ऐसे ड्रेस पहने, इस ऐसी फिटिंग का ड्रेस पहने कि जिसमें वो थोड़ा सा शेप अप लगे, हाँ, बिल्कुल फिटिंग उसके लिए देखें, बिल्कुल उसके लिए भी होता है। अगेन इट्स ऑल अबाउट आपकी बॉडी कैसी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोनी है, मतलब बोन्स आप में ज़्यादा हैं, तो फिर ये कि फिर आपको मटेरियल थोड़े सिल्क्स लेने पड़ेंगे, वो 80 ग्राम तक के, वो आपको जो है ट्रिम्ड लुक देते हैं। और फिर थोड़ा लंबा और सॉलिड कलर लें। जितना आप सॉलिड कलर और लंबा आप पहनेंगे उतने ज़्यादा आप जो, जैसे आपने कट ना दें, लाइक अगर आपने शॉर्ट शर्ट दी है तो 2 कलर की नहीं दें, लाइक आपकी जो पैंट्स हैं या शलवार है वो दूसरे रंग की, और आपकी 1 कलर सॉलिड कलर हो। बेशक आप उसके ऊपर गले पे एम्बेलिशमेंट दे दें, और थोड़ा वी स्टाइल के एम्बेलिशमेंट्स हो, गोल नहीं हो, तो फिर वो अच्छी लगती हैं। लाइक अगर आपने कोई लेस भी लगाई तो वी में लेस लगाएं, उससे आप शेप अप वी में और लंबा करके। अच्छा, बेशक वो लेस नीचे लंबी वर्टिकल में चली जाए, ठीक है। जो पूरी बॉडी पे काम है वो ना हो, नहीं पूरी बॉडी पे नहीं, अगर क्योंकि अगर शोल्डर की तरफ काम आ गया, उनके शोल्डर्स हैवी हैं और हैवी लगेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनको ट्रिम करने के लिए एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि आपने सेंटर में आपने लाइटर कलर रखा और साइड पे आपने जो है जैसे कली होती है ना या कुर्ता होता है, साइड पे आपने डार्कर कलर रखा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ फ्रंट वाला नजर आए। वाओ, बड़े मजे की बात बताई इन्होंने, सेंटर में लाइट कलर रखे तो आपको अब स्लिम आपको दिखाएगा। और जो लड़कियां जिस तरह दुपट्टा जिस तरह बाज़ दफ़ा होता है नहीं प्रेफर कर रही होती, तो उनके लिए ये चीज़ होती है कि जिस तरह आपने जैकेट पहनी, अब आप ये देखें कि फ्रंट का आपका जो लाइटर नज़र आ रहा है और साइड पे डार्क है, इसी तरह लूज सा जो है ना स्लीवलेस इनर बना दें और लूज सा अपर बना लें, तो इतना लूज होता है कि आपको वो हल्का सा स्कार्फ भी इसके साथ ले लें तो आपको बहुत बड़ा दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं होती। ग्रेट। तो ये आई थिंक जैसे हम देख भी रहे हैं ना कि गर्मियों में अब ईद आना शुरू हो गई, तो ये बड़ा ट्रेंड इस लिहाज से बड़ा मुश्किल, गर्मियों में कपड़ों की सिलेक्शन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि एक लॉन ही रह जाती है, हर रोज सोचते हैं कि अब क्या पहने, अब क्या। मैंने तो शादियों के कपड़े भी जो है ना वो मैंने ब्लॉक प्रिंट के ऊपर जो है हल्का सा लेस वेस लगाकर, लिटरली मतलब लॉन के ऊपर है, लॉन ब्लॉक प्रिंट, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सीरियसली बताऊँ, पता भी नहीं चलता। और इस दफ़ा का ईद का जोड़ा भी मेरा ऐसा ही है, और वो मैंने गुजेल से ख़रीदा था, और वो लॉन का है और ऊपर उसके ब्लॉक प्रिंट्स हैं। नाज़िया, थैंक यू सो मच, मौजूद थी। कपड़े क्या पहने, ज्वेलरी क्या पहननी है, बालों की कैसे स्टाइलिंग करनी है, सब कुछ घर बैठे बैठे हमने आपके मसले हल करा दिए। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं फुटबॉल की दुनिया के एक ऐसे नन्हे स्टार की जो कि बेहतरीन खेलते हैं। हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया उनके साथ, आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे जनाब और बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसमें हम देखते हैं कि टैलेंट तो है लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। पॉलिश तो किया जा रहा है, उसको पॉलिश करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन रिप्रेजेंट वो करे तो कैसे करे। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश भी हो, टैलेंट भी हो, लेकिन कर ना पा रहा हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। हम आज बात करें जनाब मोहम्मद नज़र की। ही इज़ अ वेरी गुड फुटबॉलर, और उनके कोच दानियाल नईम जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन पर। और अगर स्किल्स की बात करें, फुर्ती की बात करें, अटैकिंग की बात करें, तो नज़र का वाकई कोई सानी नहीं है। आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, नन्ना सा फुटबॉलर और उनके कोच। तो नज़र, पहले हम आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। कब से खेल रहे हैं फुटबॉल? 7-8 साल का था। बड़ी तारीफें हो रही हैं आपकी फुटबॉल में कि आप तो छाए हुए हैं, ऐसा ही है? जी सर। आप जब खेलते हैं तो आसपास जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो सब कहते हैं कि ये नज़र ही ने गोल करना है, नज़र नहीं अटैक करना है, नज़र नहीं डिफेंड करना है। सर स्ट्रेंथ क्या है आपकी? आपकी अटैकिंग स्ट्रेंथ है, डिफेंडिंग स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ है? मिडफील्ड स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा आप इनसे मुतालिक बताएं कि कैसा स्टूडेंट है ये? कैसा स्टूडेंट है ये? मोहम्मद भी मेरा बेस्ट है, वैसे तो मेरे सारे स्टूडेंट्स बेस्ट हैं, तो ये कि काफ़ी वेल डिसिप्लिनेड बच्चा है मेरा, और टेक्निकली इज़ गुड एंड टैक्टिकली इज़ गुड, सो ओके।
ये वजह ये है कि लियारी से, क्योंकि वहाँ का ना बहुत फोकस है फुटबॉल पे। वैसे जिस बच्चे को देखे वो लियारी से ही होता है, मतलब इतना माशाल्लाह वो लोग टैलेंटेड है, इतनी एक्टिविटी उनकी होती है। देखो असल में रीज़न ये होता है कि लियारी में असल में बच्चे जो हैं बचपन से ही गेम फुटबॉल को शौक़ से ही खेलते हैं, अपने गलियों में, अपने घरों में, अपने छतों में। तो जब वो बच्चा 4-5 साल से ही फुटबॉल के साथ ही वो अपना स्टार्ट कर चुका होता है। बट ये है कि जब वो 6-7 साल का होता है तो फिर हम रमज़ानों में जैसे हमारे टूर्नामेंट्स चलते हैं लियारी में, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो वहाँ उनको मौका मिलता है खेलने के लिए, तो खेलना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ होता ये लियारी में कि माप के हिसाब से होता है ना, तो उसमें एज वाइज नहीं देखते हैं कि 8 साल का बच्चा है या 9 साल का बच्चा है या 6 साल का या 7 साल का। उसमें होता ये है कि जो एक माप होता है जिसमें जो 4 फुट का होता है या 4 फुट 5 इंच या 4 फुट 2 इंच या 6 इंच, जिस हिसाब से माप होता है, जो बच्चा उस माप के अंदर फिट होता है वो टूर्नामेंट में खेल सकता है। अच्छा। तो बच्चे आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने कोचों के साथ। तो इसी तरह मोहम्मद ने भी स्टार्ट किया था अपना, तो वहाँ से मोहम्मद ने खेला था, तो शौक़ इनका बड़ा है बच्चों का, तो इसी काफ़ी बच्चों का शौक़ बढ़ता है लियारी में। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लियारी में मैं देखती हूँ बहुत टैलेंटेड बच्चे हमें मिलते हैं, और माशाल्लाह ऐसा टैलेंट है वहाँ पे कि अगर कोई एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उन्हें दिया जाए तो यकीनन पाकिस्तान का नाम वो बड़े बेहतरीन तरीके से रोशन करेंगे। मोहम्मद, मुझे आप बताएं कि रोज़ कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, कितना थक जाते हैं, कोई छुट्टी वुट्टी भी करते हैं? हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन छुट्टी हफ्ते में उसको मिलती है। ये तो आपके भाई हुआ फिर। तो मुझे बताए डेली कितने घंटे की ट्रेनिंग है? 4 या 5। 4 या 5। डांटते हैं? नो सर। कुछ खाने से रोकते हैं कि ये नहीं खाना? चालिया वगैरह नहीं खाना। नहीं खाना। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। ज़बरदस्त। मुझे सर आप ये भी बताएं कि जब हम बात करते हैं खेल की, दैट टू फुटबॉल, हमारी टीम की हालत आपके सामने, कौमी फुटबॉल टीम की आलमी रैंकिंग में हम नज़र नहीं कहीं आ रहे, फीफा में वी आर एट 199th। ऐसे में ये टैलेंट, और अगर मैं स्पोर्ट्स मैन की बात करूँ, लियारी की बात करूँ, बहुत से और खेलों में बहुत नाम कमाए, मेडल्स लिए हैं, लेकिन जब मेडल्स लेने के बाद ये टैलेंट हम देखते हैं कि कहीं नज़र नहीं आता, रिप्रेजेंट उस तरह से पाकिस्तान को कर नहीं पाता, हक नहीं कहीं मिलता, मायूसी होती है, हक नहीं मिलता, मायूसी होती है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिस तरह से इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह से आगे इनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उस तरह से होता नहीं है। लेकिन यह है कि उस चीज़ को मेंटेन करना, जैसे कि मोहम्मद है, उसके शौक़ को मेंटेन करने के लिए कराची यूनाइटेड जैसे एकेडमी है, तो मैं भी उस कोच हूँ कराची यूनाइटेड में बेसिकली। तो मोहम्मद के शौक़ को बरकरार रखने के लिए हम कराची यूनाइटेड क्या करता है कि छोटे छोटे टूर्नामेंट्स चलाते हैं पूरे कराची में, और कोचेस हायर करते हैं, और सेंटर्स हैं लियारी सेंटर, जिसके सेंटर्स भी हैं, लियारी सेंटर्स, बल्दिया सेंटर, जिसमें मेंस और वुमेंस टीम दोनों की है, दोनों टीम्स हैं। तो इस तरह से सिर्फ चल रहा है कि जिससे शौक़ बच्चे का बढ़ रहा होता है, और कुल एजुकेशन के हवाले से भी अभी सोचा है कराची यूनाइटेड में, और कर भी रहा है DCTO के साथ मिलकर। तो फुटबॉल ट्रेनिंग के साथ साथ इनको लाइफ स्किल्स भी सिखा रहे हैं। अच्छा। यस, और एजुकेशन भी उनके साथ साथ फुटबॉल के लेकर, ताकि इनके आगे चल के कुछ भी हो सकता है, फुटबॉलर है, एज अ फुटबॉलर नी इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो तालीम होनी चाहिए और के हुनर होना चाहिए। वेरी नाइस। यस, ताकि ये आगे चल के अपने लिए कुछ कर सके, अगर फुटबॉल ना भी हो तब भी किसी से बात कर सके, और अच्छे तालीम के साथ कोई जॉब कर सके, बकौल आपके कोई हुनर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर हम फुटबॉल को और एजुकेशन को और इसके साथ लेकर चल रहे हैं कराची यूनाइटेड के ज़रिए, और थैंक यू कराची यूनाइटेड इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। अब मुझे एक बात और बताएं कि अभी कतर से भी बच्चे टूर्नामेंट जीत कर आए, उसके बाद रिकग्निशन हुई, कोई इवेंट हुआ आप लोगों की तरफ से, या फॉर दैट मैटर कोई कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड का गया हो? देखो, इस तरह से हमारे साथ कोई हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि हमें स्पॉन्सर मिला है अभी एंग्रो कराची यूनाइटेड को। यस, तो ऐसी चीज़ें हमें मिलते रहे, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है, मैंने आली में नाम अभी मैंने नाम लिया, आली ने इसने एक टूर्नामेंट भी मैंने कहा कि उसने इनकाद किया है। तो इससे कंपनीज़ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कराची यूनाइटेड को, ताकि ये जो सिलसिला है ये आगे चल के और मज़ीद चलता रहे और बच्चों की हौसला अफजाई हो। और सिंध गवर्नमेंट ने भी जिसे कैश प्राइज़ भी दिए बच्चों को, और PTI वालों ने भी कुछ कैश प्राइज़ दिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को। लेकिन ये है कि माली सपोर्ट किया है इनको, तो माली सपोर्ट तो किया है तो अच्छी बात है, कुछ तो किया है ना,
लेकिन मेरा एज अ कोच मेरा ये मानना है कि कुछ इस तरह से सपोर्ट करे बच्चों के ताकि वो आगे चल के भी उसको, और पैसे तो अभी ख़त्म हो जाएंगे मे बी, ताकि ऐसा सिस्टम बनाए कि ऐसा इन्वायरमेंट हो ताकि बच्चे उसमें सेटल हों, अच्छे से उनमें उसकी परवरिश हो, इनके कैंप्स हों, स्कूल की। बिल्कुल, मैं यही बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमने देखा कि लियारी के कुछ खिलाड़ी ऐसे जिन्हें मेडल्स भी मिलते हैं, मेडल्स जीत लेते हैं, लेकिन उसके बाद आगे उनका सफ़र क्या है, ये एक सवाल है ना, कि शायद वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है, आगे कुछ नहीं है। देखो होता ये है कि आगे जब पहले, अभी तो क्या PFF में बैंड है, आपको शायद आइडिया हो। बिल्कुल ऐसे ही फीफा ने बैंड लगाया PFF को। हाँ, तो पहले होता है वो। यस, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, स्पेशली पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप, नजर आपके बहुत इनसे गुफ्तगू हम कर रहे थे। तो नाजरीन, शो का वक्त हो गया ख़त्म और ये हमारा आज ईद से पहले का आखिरी शो था। अब ईद के शोज़ बड़े ज़बरदस्त हैं, आपकी कुछ मुलाकात हमने करानी है सियासी रहनुमाओं से। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर बड़ा फेम हासिल कर चुके हैं हमारे बड़े प्यारे से, मैं कहूँगा फैसलाबाद से मेहमान आएंगे, गुजरांवाला से आएंगे और शहरों से भी आएंगे, और इसके साथ साथ सिंगर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे और एक मूवी भी आ रही है, वो मूवी की कास्ट भी हमारे साथ होगी। बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे वो ईद कैसा गुजारता है, क्या करता है, गोश्त के जब हिस्से हो रहे होते हैं तो क्या अपनी पसंद का कोई गोश्त बनवाते हैं या नहीं। बहुत सारी बातें करेंगे ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन। और तीसरे दिन हम कहाँ जाएंगे? तीसरे दिन हम जाएंगे कैलाश की सैर पे। मैं नहीं जाऊंगी, शेफ जाएंगे, हम घर बैठ के देखेंगे, ठीक है? आप लोग भी छुट्टियों पर सैर पर जाएं। बहुत सा ख्याल रखिए। एडवांस ईद मुबारक। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।